हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इसके अंदर हम करने वाले हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर पहला लेक्चर, कंसेप्ट लेक्चर 1। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में छोटा सा डिफरेंस होता है, हालांकि आपको सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करने के जो बेस्ट मेथड्स हैं, जो फास्टेस्ट मेथड्स हैं, वो सारे इसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी बात का आपने ध्यान रखना है। क्या बात का ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करने के कई बार कई तरीके हो जाते हैं। यानी कि 4 तरीके मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा, 5वां तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर फिर गड़बड़ क्या हो सकती है? गड़बड़ ये हो सकती है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। बट फिर भी मैं स्टार्टिंग से सारे मेथड्स को लेकर चलूँगा, बहुत ही तसल्ली से उनको एक्सप्लेन करूंगा ताकि 1% भी गड़बड़ ना हो। तो फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपको कंसेप्ट लेक्चर 1 आपने किया और आपको फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया कि यार उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाई, तो वो बिल्कुल नेचुरल है। और अगर अंडरस्टैंडिंग आ पाई तो बहुत ही बढ़िया, और मोस्ट प्रोबेबली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिर भी अगर थोड़ा मोटा कन्फ्यूजन हो गया तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, इसी लेक्चर को दोबारा देख लेना, थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर आगे कंटिन्यू कर लेना। अदरवाइज़ मैं इस तरीके से बताऊंगा कि कन्फ्यूज़न होने के बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं। फिर भी हो जाए तो मैंने आपको बता दिया कि टेंशन नहीं लेनी। क्लियर है? तो स्टार्टिंग से मैं इन मेथड्स को साथ लेके क्यों चल रहा हूँ, ताकि स्टार्टिंग से सारे मेथड्स के ही अंदर आपको मैच्योरिटी आ जाए। कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है, कहाँ पर कौन सा मेथड बेटर रहेगा, है ये स्टार्टिंग से हमें चीज़ें पता चलती हुई चलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है ना। हमने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट किया है, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मामला है, इनमें क्या फ़र्क है, एक बार एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं एक लाइन में फ़र्क बताऊं तो एक लाइन में फ़र्क ये है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो किसी बंदे ने 1000 रुपये लिए, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे जी 3 साल की सपोज। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। तो यहाँ पर मान लो अगर मैं सिर्फ 1 साल के बाद की बात करूँ तो 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1000 रुपये लिए हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं सिर्फ ब्याज की बात नहीं कर रहा कि ब्याज कितना लगेगा, ओवरऑल कितने रुपए देने पड़ेंगे। ओवरऑल 1000 रुपये प्लस 10% 1 साल का ब्याज। तो 1 साल के बाद की बात कर रहे हैं, 3 साल की बात बाद में करेंगे। तो इसका 10% कितना है? इसका 10% है जी 100। तो 1100 रुपये टोटल देने पड़ेंगे 1 साल के बाद, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू चल रहे हो तो। ठीक है, 2 साल के बाद अगर 1 साल का ब्याज इसका 10% 100 है, तो 2 साल के बाद जो रुपए देने पड़ेंगे वो 1200 देने पड़ेंगे। तो 1 साल के अंदर जो हमने ब्याज लगाया वो क्या है? वो है 10%। 10% किसका? 10% है जी 1000 का। 2 साल के अंदर जो हमने ब्याज लगाया वो है जी 20%। 20% किसका? इस 1000 का। 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू टोटल रुपए आपको देने पड़ेंगे, यहाँ पर अमाउंट का जिक्र हो रहा है, वो देने पड़ेंगे जी 30%। 30% किसका? इसका। प्रिंसिपल बदल ही नहीं रहा, है ना। 1 साल का ब्याज 10%, 2 साल का ब्याज 20%, 3 साल का ब्याज 30%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या खेल आता है नया? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये खेल आता है, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो बंदे ने 1000 रुपये लिए, अगर वो 1 साल के बाद लौटाएगा तो वो 1100 रुपये लौटाएगा। 1 साल के बाद तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। ब्याज आपका 1 साल में कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने इसका 10% लगाया तो 100 रुपये बना, 1100 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मैंने इसका 10% लगाया तो इसका 10% 100 रुपये बना, 1100 हो गया। अब फर्क आएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या फर्क आएगा? अब ध्यान से सुनो।
जब ये 1 साल हुआ तो जब सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू मैंने रुपए दिए, तो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जब हम रुपए देते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि भाई 1 साल का ब्याज 10% है, 2 साल बाद देगा रुपए तो 20% ब्याज दे दियो, 3 साल के बाद देगा तो 30% ब्याज दे दियो। ये सिंपल सा मामला है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। 1 साल के बाद मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने जिसको रुपए दिए थे, 1 साल के बाद उसने मुझे कितने रुपए देने हैं, उसने मुझे रुपए देने हैं 1100। तो मैंने उसको बोला कि भाई या तो तू अभी मेरे को 1100 रुपए दे दे, सिंपल बात है, आज तूने मेरे 1100 रुपए देने हैं। मैं आज तेरे से 1100 रुपए लेकर किसी और बंदे को दे सकता हूं, और किसी और बंदे को इस चीज से तो मतलब नहीं है ना मैं 1100 रुपए कैसे लाया, 1000 रुपए प्रिंसिपल था, 100 रुपए इंटरेस्ट था, उसको इससे क्या मतलब, उसको तो रुपए मिल रहे हैं। तो वो मेरे को कितने रुपए पर ब्याज देगा, वो मेरे को 1100 पर ब्याज देगा। अब इसी दोस्त के ऊपर मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाता रहूं तो ये तो मेरे को 1000 रुपए पर ही ब्याज देगा, 1000 का 10%, 2 साल में 1000 का 20%, 3 साल में 10 का 1000 का 30%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि 1 साल के बाद ये जो ब्याज बना है इसको हम प्रिंसिपल में ही जोड़ देंगे और हम इसको नया प्रिंसिपल मान लेंगे। यानी कि मैंने उस दोस्त को 1 साल के बाद फोन करके बोल दिया कि भाई साहब तेरी तरफ मेरे 1100 रुपये आते हैं, या तो आज के आज 1100 रुपये दे दे, या फिर मैं आज से 1100 पर ब्याज लगा रहा हूँ। सिंपल है। मतलब मैंने 1 साल के बाद जो ब्याज है उसको प्रिंसिपल में जोड़ा और नया प्रिंसिपल बना दिया, तो ये नया प्रिंसिपल है। ठीक है। अब अगले साल, अब सेकेंड ईयर का अगर मैं अमाउंट निकालूंगा या फिर सेकेंड ईयर का अगर मैं वो निकालूंगा ब्याज, तो वो मैं इसके ऊपर निकालूंगा, इसके ऊपर। इसका 10% कितना है, इसका 10% है 110। ठीक है। तो अब की बार जो अमाउंट होएगा मैं इसको 10% बढ़ाऊंगा और अब की बार अमाउंट आ जाएगा 1210। देखो 2 साल में फर्क आ गया। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1200, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1210। ये फर्क क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर ब्याज लग रहा था 1000 पर ही और यहां पर ब्याज लग रहा है 1100 पर। जो एक्स्ट्रा ब्याज जुड़ा है उसके ऊपर भी मैंने ब्याज लगा दिया। ठीक है। अभी हम बेसिक सा समझ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझते हुए चलो। तो 2 साल के बाद में उस दोस्त के पास फिर से पहुंच गया कि भाई तेरे ऊपर 1210 रुपये हो गए, या तो आज 1210 रुपये मुझे दे दे, या फिर मैं 1210 पर ब्याज लगाऊंगा, क्योंकि दूसरे बंदे खड़े हैं भाई रुपए लेने के लिए, 1210 पर मुझे ब्याज देने के लिए। तो क्या हुआ, हर एक साल के बाद जो ब्याज है उसको मैं प्रिंसिपल में जोड़कर नया प्रिंसिपल बना लेता हूं। इस सारे रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा। तो अब की बार ब्याज लगेगा पूरे 1210 पर। इसका 10% कितना है, इसका 10% है 121। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1331। तो 3 साल के बाद अगर बंदा मुझे रुपए लौटाएगा तो उसको 1331 देने पड़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, 1300 रुपये देने पड़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ये 31 रुपीज़ का फ़र्क क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू जो भी ब्याज हमारा बन रहा था, हम सालाना उसको प्रिंसिपल में जोड़कर नया प्रिंसिपल बना रहे थे। हम सालाना अपने प्रिंसिपल को अपडेट कर रहे थे। ठीक है, सालाना ब्याज जोड़ के हम नए प्रिंसिपल पर कैलकुलेट कर रहे थे। और बिकॉज हम ये काम सालाना कर रहे थे, ईयरली कर रहे थे, तो इसी कारण इसको बोलते हैं। अब 6 महीने में ब्याज जोड़ना है या 1 साल में ब्याज जोड़ना है, कितने टाइम में ब्याज जोड़ना है, ये पता चलेगा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एन्युअली है या कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है या कंपाउंडेड 3 मंथली है। कि भाई 3 महीने में ब्याज जोड़ना है प्रिंसिपल में, तो कंपाउंडेड 3 मंथली है कि 3 महीने में हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। 6 महीने में जोड़ना है तो हम 6 महीने में कंपाउंडिंग कर रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कि वार्षिक संचयी। संचयी वार्षिक रूप से संचयी किया जाता है, 6 महीने में संचयी किया जाता है। ठीक, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे, इसकी टेंशन मत लेना टर्मिनोलॉजी की। क्लियर है जी, समझ में आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को एक और नजरिए से देखें। यहां पर एक और नजरिए से आप ऐसे देख सकते हो, देखो क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एपी है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा कि जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर गुणा चलती है। तो देखो, अगर प्रिंसिपल 1000 रुपये है तो यहाँ पर 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना होएगा, 1 साल में ब्याज लग रहा है 10%, तो इसका 10% है 100 रुपये, तो 1 साल में होएगा 1000 प्लस 100 रुपये, 2 साल में हो जाएगा 1000 प्लस 200 रुपये, 2 इंटू 100, 3 साल में हो जाएगा 1000 प्लस 300 रुपये, 4 साल में हो जाएगा 1000 प्लस 400 रुपये एंड सो ऑन। तो ये एपी में चल रहे हैं, हर साल 100 ऐड हो रहा है, हर साल 100 ऐड हो रहा है, हर साल 100 ऐड हो रहा है। हर साल 100 ऐड क्यों हो रहा है कि हर साल जो ब्याज कैलकुलेट हो रहा है वो इसी वैल्यू पर हो रहा है, इसका 10% 100 ही रहेगा हमेशा, कितने ही साल के बाद कैलकुलेट कर लो, तो हर साल 100 ही ऐड होएगा। लेकिन यहाँ पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैंने अपने दोस्त को ये बोल रखा है कि भाई ये 1000 रुपये ले जा, अगर 1 साल के बाद देगा तो 10% बढ़ा के मेरे को दे दियो, अगर 2 साल के बाद देगा तो 2 बार 10% बढ़ा दियो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर मेरा फ्रेंड 1 साल के बाद मेरे को रुपए देगा तो मैं इसके अंदर इसका 10% जोड़ दूंगा, है ना, और वो रुपए कितने हो जाएंगे, 1100। अब उसने मुझे रुपए लौटाए नहीं, 1 साल के बाद मैं उसको गया कि भाई 1100 रुपये बन गए तो दे दे वापिस, वो बोला यार अभी तो रुपए है नहीं, मुझे और यूज़ करने, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के बाद दे दियो, 10% और बढ़ा लियो। लेकिन अब की बार 10% क्या बढ़ेगा, अब की बार 10% बढ़ेगा ये नई वैल्यू, ठीक है, इसका 10% कितना है 110, तो 1210 हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने उसको क्या बोल रखा है कि 1 साल के बाद देगा तो एक बार 10% बढ़ा लियो, है 1000 को 10% बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, 11/10 से गुणा कर दूंगा। लेकिन उसने 1 साल बाद नहीं दिए तो मैंने फिर से 10% बढ़ा दिए, इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, है। उसने यहां पर भी नहीं दिए तो मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, 10% फिर से बढ़ा ले तू, है, और यहां पर मेरे को 1331 रुपये दे दे 3 साल के बाद। चौथे साल के बाद फिर से 10% बढ़ा ले जो नई वैल्यू है उसको, तो यहां पर 10% 1000 का ऐड हो रहा है, यहां पर 10% नए प्रिंसिपल का ऐड हो रहा है, 1 साल के बाद ये प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। इसको और डिटेल में समझेंगे और मज़ेदार तरीके से समझेंगे, अलग अलग नज़रियों से हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहला तरीका है जी अमाउंट निकालने का या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, दैट इज़ यूजिंग फ्रैक्शन। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, मान लो क्या एग्जाम्पल लूँ, मान लो 10,000 रुपये हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है जी, और टाइम है अपना 4 ईयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, क्या अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, इसको इस नज़रिए से हम देखेंगे कि मान लो उस दोस्त ने मेरे से 10,000 रुपये लिए हैं, अगर वो 1 साल के बाद लौटाएगा तो मैं उससे कितने % रुपये ज़्यादा लूँगा, रेट कितनी है 10%, 1 साल में ब्याज कितना लग रहा है 10%। तो बेसिक सी बात यह है कि भाई 10,000 रुपये ले जा, 1 साल के बाद 10% एक्स्ट्रा दे दियो, 10% ब्याज लगा के। तो 1 साल के बाद 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में हमने सीखा 10% बढ़ाने के लिए कितने गुना हो जाती है चीज़, 10% बढ़ाते हैं तो 11/10 गुना हो जाती है। तो 1 साल के बाद वो 10% ज़्यादा देगा, यानी कि जो भी वैल्यू उसने मुझसे ली उसके 11/10 गुना दे देगा। तो ये 1 साल के बाद की अमाउंट है। बट उस दोस्त ने मुझे बोला जब मैं 1 साल के बाद गया कि यार अभी भी रुपए नहीं है, शायद मैं 1 साल के बाद दूं, तो मैंने बोला कि ये जो अमाउंट हो गई है ना भाई, इसको प्रिंसिपल मान ले, अब ब्याज इस पूरी पर लगेगा, नहीं तो और भी बंदे खड़े हैं रुपए लेने के लिए, ठीक है। तो ये अपना नया प्रिंसिपल हो गया। तो अब अगर वो 1 साल के बाद देगा तो इस पूरी वैल्यू को मैं 11/10 गुना करूंगा। अब की बार ये प्रिंसिपल बन गया, इसको मैं 10% बढ़ाऊंगा। अब मैं 2 साल के बाद गया कि हाँ यार रुपए देने थे, फॉलो अप करना पड़ता है ना, नहीं तो बंदे रुपए देते नहीं है, ठीक है। तो 2 साल के बाद गया तो उसने बोला कि यार अभी भी रुपए नहीं है, तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, 10% और बढ़ा लो। उसने बोला 1 साल बाद दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब की बार मैंने जो ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी, इस पूरी वैल्यू को मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गुणा तो कर लेंगे बाद में। इस पूरी वैल्यू को प्रिंसिपल मान ले और इसको 10% बढ़ा के दे दियो, यानी कि इसको 10% बढ़ाने का मतलब कि इतने रुपए दे दियो, टोटल इतने रुपए दे देना। फिर मैं 3 साल के बाद गया कि हाँ यार
रुपए। तो बोला यार अभी भी नहीं है। तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 साल बाद देगा। बोला हाँ 1 साल बाद दूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको प्रिंसिपल मान ले, ये पूरा प्रिंसिपल है। अभी ये जो पूरा प्रिंसिपल है इसको 10% बढ़ा के, यानी कि 11/10 गुणा करके इतने रुपए मुझे दे देना अगले साल। और अगले साल उसने मुझे रुपए दे दिए। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चार जीरो से 4 जीरो गई, ये हो गई 11 की पावर 4। 11 की पावर 4 होती है 14641। ये मुझे याद क्यों है ये आपको पता चल जाएगी थोड़ी देर में। तो ये क्या है, ये है भाई साहब अमाउंट, ये है मिश्र धन इतने रुपए, और अपना प्रिंसिपल क्या था, अपना प्रिंसिपल था ये। तो अगर कोई आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट आप बता सकते हो 10,000 रुपये की जगह 14,641 रुपये बंदा देगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ब्याज, ब्याज का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा कितना दिया। तो ब्याज कितना दिया भाई साहब ने, ब्याज दिया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 14,641 माइनस 10,000, ठीक है 4,641। हम इतने लंबे तरीके से नहीं निकालेंगे चीज़ों को, यहाँ पर हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम सेकंड्स में सीधा आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आ गई बात। अब इसी बात को दूसरे नज़रिए से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा हो कि रेट 10% है, 10% रेट का मतलब है कि 1 साल में रुपये कितने गुना हो जाएंगे, 10% बढ़ जाएंगे। 10% बढ़ना मतलब कितने गुना होना, 11/10 गुना। तो अब हम इस चीज़ को ऐसे देखा करेंगे, जैसे मैं अभी बताऊंगा हम कैसे देखा करेंगे कि रेट 10% है। अच्छा, तो 1 साल में कितने गुना हो जाएंगे रुपये, 1 साल में 11/10 गुना हो जाएंगे, ठीक है। टाइम 4 साल है, तो यहां पर देखो जो भी अपना प्रिंसिपल था वो 4 बार 11/10 गुणा कर दिया गया। अगर टाइम 3 साल होता तो 3 बार 11/10 गुणा कर दिया जाता, 2 साल होता तो 2 बार 11/10 गुणा कर दिया जाता। तो कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं अपने दोस्त को ये बोल रहा हूं 11/10 गुणा करने का मतलब क्या है, 11/10 गुणा करने का मतलब है 10% बढ़ाना। तो मैं उसको बेसिकली ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई, मजेदार चीज है कि मान लो उसने मुझसे P रुपए लिए थे। मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तू भाई कितने भी साल के बाद दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानने वाला। रेट 10% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर तुम 1 साल के बाद दोगे तो इस वैल्यू से 10% बड़ी वैल्यू दे दो, ये नई वैल्यू आएगी, इससे थोड़ी 10% बढ़ेगी। अगर तुम 1 और साल लोगे तो इस नई वैल्यू को 10% बढ़ा देना, ये कुछ नई वैल्यू आएगी इससे भी बड़ी। अगर और 1 साल के बाद दोगे तो इस नई वैल्यू को भी 10% बढ़ा देना। तो मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, तू कितने ही टाइम के बाद दे दे। अगर तू मुझे 3 साल के बाद देगा तो 3 बार 10% बढ़ा लियो, 4 साल के बाद देगा तो 4 बार 10% बढ़ा लियो। तुम्हारा रुपया हर साल 10% बढ़ेगा, हर साल। तुम देने में जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। हर साल 10% बढ़ रहा है, हर साल पिछले वाले से 10%। ये प्रिंसिपल था 0 साल पर, 1 साल बाद इससे 10% ज़्यादा देना पड़ा। या तो आज दे दो या फिर 2 साल बाद दोगे तो इससे 10% ज़्यादा देना पड़ेगा। या तो आज दे दो, अगर 3 साल बाद दोगे तो इससे 10% ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और 10% ज़्यादा करने के लिए परसेंटेज में मैंने आपको बता रखा है, किसी भी चीज़ को 10% बढ़ाने के लिए 11/10 से गुणा कर दो। तो अगर आपने अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल अपना ये है, आपने 1 साल बाद का निकालना है तो 11/10 से 1 बार गुणा कर दो। 2 साल बाद का निकालना है तो 2 बार गुणा कर दो। 2 साल बाद बंदा रुपए देगा तो 2 बार 11/10 गुणा हो चुके होंगे। 3 साल बाद देगा तो 3 बार हो चुके होंगे। 4 साल बाद देगा तो 4 बार हो चुके होंगे। सिंपल सी बात है। मान लो अगर रेट जो है वो 5% पर एनम है, ठीक है, तो जो अमाउंट होएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल के कंपैरिजन में, अमाउंट प्रिंसिपल के कंपैरिजन में 5% चीज़ को बढ़ाने का मतलब है 105/100। उम्मीद है कि आपको ये फ्रैक्शन याद होंगी परसेंटेज वाली अभी तक, यानी कि 21/20 गुणा करना। मान लो टाइम है 3 ईयर्स। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, है भावनाएं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है तो इसका मतलब है कि मनी जो है वो 21/20 गुना होएगा 1 साल में।
कितने साल की बात है? 3 साल की बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में 21/20 गुना हो रहा है, तो 3 साल में 3 बार 21/20 गुना हो जाएगा। बस ये रिलेशन आएगी, ठीक है, इतने गुना हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम है, ठीक है, और टाइम है जी 5 ईयर्स, और प्रिंसिपल है अपना पी, तो जो अमाउंट है ए वो प्रिंसिपल का कितने गुना हो जाएगा देखते हैं। रेट 12.5% है, यानी कि 1/8, यानी कि 9/8 गुना होना। 12.5% किसी भी चीज को बढ़ाना मतलब 1 + 1/8, 9/8 गुना होना। तो हर साल 9/8 गुना हो जाएगा ये सम, इस रेट के हिसाब से। तो कितने साल तक बढ़ रहा है वो सम? 5 साल तक बढ़ रहा है, तो 5 बार 9/8 गुना होगा, 9/8 की पावर 5, 5 बार 9/8 गुना। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो सर यहाँ पर तो आप अमाउंट निकाल निकाल के बता रहे हो इतनी देर से, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। यहाँ पर अगर यही सिचुएशन है, उस टाइम को 3 साल कर लेते हैं, ताकि आप आसानी से समझ जाओ। मान लो यही सिचुएशन है, तो रेट के कारण मैं ये देखूंगा कि भाई कितने गुना हो रही है चीज़। 10% है, 10% बढ़ रही है हर एक साल, तो इसका मतलब 11/10 गुना हो रही है। फिर मैं देख रहा हूँ कि कितना टाइम है, टाइम है जी 3 साल, तो जो अमाउंट है वो 11/10 का 3 गुना, प्रिंसिपल है उसका इतने गुना हो गया अमाउंट। यहाँ पर अमाउंट की बात चल रही है, समझ में आ गई बात? हर साल चीज 11/10 गुना हो रही है इस रेट के कारण, तो 3 साल में इतने गुना हो जाएंगे वो सारे रुपए, इतने गुना रुपए देने पड़ेंगे। तो ये बात चल रही है कि अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल का कितने गुना होएगा, तो ये हो जाएगा 1331/100। अगर आपने 1000 रुपए लेने लिए हैं तो 1331 देने पड़ेंगे। चीज का 11/10 गुना होने का मतलब क्या है कि पहले 10 थी तो 11 हो गई है। अगर मान लो 2 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले 100 थी तो अब 121 हो गई। अगर प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट 121 है। अगर 100 रुपए लिए थे तो 121 देने पड़ेंगे। यही बात यहाँ पर है कि अगर 1000 रुपए लिए थे तो इतने रुपए देने पड़ेंगे भाई। तो यहाँ पर ब्याज कितना है, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो सिंपली इसको ऐसे कर दो कि भैया अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल से इतने गुना है। ये लो भाई, 1000 से 1331 हो रखा है, ठीक है। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो देख लो, 1000 रुपए प्रिंसिपल है तो 1331 अमाउंट हो गया है। तो ब्याज कितना लगा है? ब्याज लगा है 331, कितने पर? 1000 पर। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर आप वो निकालना चाह रहे हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ये मैं आपको फ्रैक्शन वाला मेथड बता रहा हूँ, यूजिंग फ्रैक्शन, ठीक है, कि अमाउंट फ्रैक्शन में कितने गुना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने गुना हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 331/1000। 1000 रुपये प्रिंसिपल है तो उसके ऊपर 331 कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसके इतने गुना है, ठीक है जी, 3310। अगर यहीं पर मैं आपको बोलूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12.5% पर एनम है, 12.5% पर एनम है। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट जो हो कितने गुना हो गया है, वो हर साल में 9/8 गुना हो रहा है हर साल में। तो 3 साल के अंदर भाई साहब 729/512 गुना हो चुका है वो। अगर प्रिंसिपल 512 है तो अमाउंट 729 हो चुका है, ठीक है। इतने गुना हो गया अमाउंट। पहले कितना था? पहले 10,000 था, तो 10,000 का इतने गुना हो गया। ये अभी डेसिमल में आएगा, बट मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहीं पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल 512 है, वो 729 अमाउंट हो चुका है, तो ब्याज कितना लगा इस दरमियान बताइए? 9 में से 2 गए 7, 2 में से 1 गए 1, 7 में 5 गए 2, 217 आउट ऑफ 512, इतने गुना ब्याज लग रखा है प्रिंसिपल का। तो ये लो, वहां पर वैल्यूज ऐसी होंगी जब हम इस मेथड से निकालेंगे तो वो कट रही होंगी आपके एग्जाम, ठीक है। नहीं कट रही होंगी तो हम काट देंगे, टेंशन, ठीक है। समझ में आ गई फ्रैक्शन वाला मेथड अगर हम यूज करेंगे तो। नेक्स्ट मेथड, इफेक्टिव रेट परसेंटेज और CIE इन परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल।
या तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि इफेक्टिव रेट परसेंटेज वाला मेथड अपने नोट्स के अंदर जब आप लिखोगे, या फिर आप ये लिख सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है प्रिंसिपल का, कंपाउंड इंटरेस्ट इन परसेंटेज। ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, मान लो हमने परसेंटेज में किया है कि मान लो यहाँ पर एक वैल्यू थी, कोई भी एक वैल्यू मान लो x, ठीक है। इसको मैंने पहले 10% बढ़ाया, नई वैल्यू आई, फिर मैंने इसको 10% बढ़ाया, नई वैल्यू आई, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है y। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है परसेंटेज के अंदर, x को जब आपने 10% बढ़ाया तो 11/10 गुना हो गया, जब 10% बढ़ाया तो 11/10 गुना हो गया इक्वल टू y। इसको 10% बढ़ाया यानी कि 11/10 गुना, फिर जो नई वैल्यू आई उसको 11/10 गुना, 2 बार 10% बढ़ाया है तो नई वैल्यू आ गई y। तो ये रिलेशन मैंने आपको परसेंटेज के अंदर सिखाई है। यही चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट है कि जो प्रिंसिपल है हर साल 10% बढ़ रहा है, हर साल 12.5% बढ़ रहा है, तो परसेंटेज ही है कि वहाँ पर कुछ और वैल्यूज बढ़ रही थी, यहाँ पर प्रिंसिपल बढ़ रहा है, हर साल 10% रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 मेथड से करते थे। एक तो मेथड हो गया ये, जैसे अगर मैं आपको ये बोल लूँ कि 500 रुपये हैं, ठीक है। तो हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम अपना क्वेश्चन ही कर लेते हैं कि प्रिंसिपल मान लो अपना है वही 1000 रुपये मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई 3 साल के बाद अपना अमाउंट कितना होगा, हमने अमाउंट बताना है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि भैया ये जो 1000 रुपये हैं, वैसे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1000 रुपये हैं, पहले ये 10% बढ़ाए हमने, कुछ ना कुछ बन गया होगा, फिर हमने फिर से 10% बढ़ाए, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी, फिर हमने 10% बढ़ाए, हमने 3 बार 10% बढ़ाने हैं जी, यानी कि 1000 रुपये को मैं 3 बार 11/10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी तक हम ये समझ चुके हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको एक और बात बता चुका हूं, क्या बात बता चुका हूं कि अगर कोई वैल्यू है वो सक्सेसिवली ऐसे बढ़ रही है कि पहले A% बढ़ी, फिर B% बढ़ी, फिर C% बढ़ी, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, आप डायरेक्टली देख सकते हो। मान लो अपने पास एक वैल्यू है A, ये पहले 10% बढ़ी है, फिर उसके बाद जो नई वैल्यू आई वो फिर से 20% बढ़ गई, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ओवरऑल कितने परसेंट का फर्क लगा, ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ गई वैल्यू अगर इसके अंदर ये 2 चेंज आए हैं। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अगर यहाँ पर A% का चेंज आया है और यहाँ पर B% का चेंज आया है तो A + B + A × B/100, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यही है कि भैया रुपये कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो बस वही है। यहाँ पर रुपए बढ़ रहे हैं, वहाँ पर कोई भी वैल्यू बढ़ रही थी परसेंटेज के अंदर, कभी गायों की संख्या बढ़ रही थी, कभी बकरियों की संख्या बढ़ रही थी, कभी जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है, डजंट मैटर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे रुपए हर साल 10% बढ़ रहे हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 1 साल के बाद 10% ज़्यादा, फिर नई वैल्यू 10% ज़्यादा, फिर नई वैल्यू 10% ज़्यादा, तो हमेशा नई वैल्यू बढ़ रही है। ये सक्सेसिव वाला हम लगा सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो या तो आप ऐसे हर स्टेप लिख के कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ओवरऑल चीज कितने परसेंट बढ़ी ये देख सकते हो कि चीज ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ गई, यानी कि मुझे ये पता लग जाएगा कि जो ओवरऑल, अगर मान लो ये वैल्यू यहां से यहां जाने में ओवरऑल X% बढ़ गई, तो ब्याज तो X% लग गया ना, 1000 से X% ज्यादा हो गई यहाँ पर, तो X% ब्याज लग गया। तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो डायरेक्टली मुझे पता लग जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना है। तो सर इस केस में कितना है अभी पता करते हैं। देखो, तो 10% बढ़ाना है हमने चीज को 3 बार। अगर चीज कोई भी वैल्यू अगर 3 बार 10% बढ़ जाती है तो वो नेट कितने परसेंट बढ़ती है, तो इनके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, 10 + 10 21 हो जाएगा, 10 + 10 20 × 10 × 10/100, यही फॉर्मूला मैंने लगाया है। फिर इन दोनों के ऊपर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 33.1%। तो आप सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हो। और ये क्या चीज़ है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज 33.1% ऑफ प्रिंसिपल।
समझ में आ गई बात। नॉर्मली 3 सालों के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना होना था, सिंपल इंटरेस्ट होना था, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होना था 30%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 33.1%। ज्यादा क्यों हो गया सर ये इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बीच बीच में हम ब्याज भी जोड़ दे रहे थे तो हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा था, ब्याज को भी जोड़कर प्रिंसिपल बना दे रहे थे, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा हो गया ना। तो यहां पर आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हो और यहां पर मैं आपको 3 वाला मेथड भी बता दूंगा। अगर कोई भी वैल्यू के अंदर 3% चेंज आ जाए सक्सेसिवली, मैंने परसेंटेज के अंदर आपको मना किया था, वहां पर मैं नहीं बताना चाह रहा था, बर्डन नहीं डालना चाह रहा था। 3 सालों की कंबाइंड रेट निकालने के लिए या 3 साल में ब्याज कितना लगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो निकालने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका भी आपका बता देता हूँ। अगर आपको 3 कंबाइंड परसेंटेज चेंज, 3% चेंज जो सक्सेसिव है उनका कंबाइंड परसेंटेज चेंज निकालना हो तो वो होएगा, टेंशन मत लेना कि ये डिफिकल्ट है, मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, देखो आपने इसको कैसे याद करना है, आपने इसको ऐसे याद करना है, यहां पर मैंने ए बी सी को अकेले अकेले लिया है, यहां पर मैंने ए बी बी सी सी ए इनके 2-2 के ग्रुप बनाए हैं और यहां पर मैंने ए बी सी इनका 3 का ग्रुप बनाया है। तो जब मैंने अकेले अकेले लिया है तो इसके मैंने नीचे 100 कितनी बार लिखा, 0 बार। जब मैंने एक एक का ग्रुप लिया तो एक से एक छोटा क्या होता है 0, यानी कि मैंने 100 लिखा ही नहीं, ठीक है। जब मैंने 2-2 का ग्रुप लिया, ए बी सी के 2-2 के जितने भी ग्रुप बन सकते थे, ए बी बी सी सी ए, तो मैंने 2-2 का ग्रुप लिया तो 1 बार 100 लिखा। जब मैंने 3 का ग्रुप लिया तो मैंने 2 बार 100 लिखा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही 2 वाला था, अगर आप A% और B% को, वैसे प्रूव करने के लिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं परसेंटेज से, बट उससे क्या ही मिल जाएगा, उससे याद रखने में तो मदद होएगी नहीं, तो आप खुद प्रूव करके देख सकते हो, 3 डिफरेंट वैल्यूज लेके प्रूव करके देख लो, आ जाएगा, याद करने में मदद मिलेगी जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। 2 वाला है, जब मैं इनको एक एक करके लिख रहा हूं तो नीचे मैं 100 लिख नहीं रहा, जब मैंने 2-2 की गैंग लिखी A इंटू बी, 2-2 का ग्रुप लिखा तो मैंने 1 बार 100 लिख दिया। क्लियर है। अब इसके ऊपर मैं लगा के आपको बताता हूं आप कैसे करोगे। मान लो 3% चेंजेस हैं, 10%, 20%, 30%, तो 30 और 20 50 और 10 60, प्लस अब 2-2 के जोड़े बनेंगे, 10 इंटू 20 200, प्लस 20 इंटू 30 600, प्लस 30 इंटू 10 300 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, प्लस इन तीनों का जोड़ा 10 इंटू 20 इंटू 30 और उसके बाद नीचे 200 आएंगे, बस 2 बार ही 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे यहाँ पर 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 3 9 और 2 11, 71 पॉइंट 3 दूनी 6, 71.6%। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जनरली तो सेम ही होगी, एक आधी बार चेंज भी हो सकती है, आगे क्वेश्चन करेंगे, बट वो तो सेम ही रहेगी 99% ऑफ द केसेस में, वो तो सेम ही रहेगी। तो ये और भी इजी हो जाएगा, कैसे, 10 10 10 इसका 3 गुना 30%, प्लस इन दोनों का जोड़ा बनेगा 10 इंटू 10 कितना होएगा 100, फिर इन दोनों का जोड़ा भी 100, इन दोनों का जोड़ा भी 100, तो इसी का 3 गुना हो गया 100 का, बटे में 1 बार 100, और आगे 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे में 2 बार 100, ठीक है। ये देखो 30 और 3 33.1%, यही अपना आया था कि 33.1% हो गया। क्लियर है जी। तो दूसरा तरीका अपना क्या है, दूसरा तरीका अपना ये है कि हम ये निकाल लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कि 3 सालों में नेट कितना ब्याज लग रहा है परसेंटेज में डायरेक्टली, कि भैया 33.1% ऑफ प्रिंसिपल इतना ब्याज लग गया। अब इसका 33.1% निकाल लो, इसका 1% कितना है, इसका 1% है 10, तो 33.1% कितना हो जाएगा, इतना 331, यही हमने निकाला था 3 साल के लिए, अगर याद हो तो यहाँ पर डायरेक्टली ये पता लग जाएगा कि ब्याज कितने परसेंट बन रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बंदे ने बता दी, मान लो प्रिंसिपल उसने बता दिया कि भैया 10,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है,
और आपका टाइम जो है वो 3 साल है। अब यहाँ पर कई बंदों के दिमाग में आएगा 4 साल हो गया तो फिर 4 साल के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं करेंगे, 2 जोड़े एंड आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, टेंशन मतलब। तो अब हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। 5 5 5 आपको पता है 3 बार ही 5 जुड़ेगा तो 15% प्लस 5 × 5 25, ऐसा ही 3 बार। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फॉर्मूला वो देखो क्या मैं बोल रहा हूँ। तो 1 बार 100, फिर उसके बाद 5 5 5 125 और 2 बार 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, या फिर ऐसे कर लेते 25 × 75, 15.75 तो ये हो ही जाता। और उसके बाद कितना है ये 0.0125, तो ये आ गई आपका एग्जैक्ट आ जाएगा 5 2 7 7 और 1। क्या करत रहे भैया, मच्छर लड़ रहे हैं ना, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। रुको, ये तो लड़ते रहेंगे। ना खून पी गए मतलब, चलो 5 2 6 7, ठीक है, क्लियर है जी। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हम ये निकाल सकते हैं कि ओवरऑल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में कितना है, 3 साल में कितना है, 4 साल में कितना है। अगर आप 4 साल में निकालना चाहते हो तो अगर किसी चीज़ को सक्सेसिवली 4 बार 5% बढ़ाएं तो वो क्या होएगा, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अब ये हो सकता है आपको लगे सर ये तो भयंकर कैलकुलेटिव है, ये करना भी सीखेंगे और मेथड भी हम सीख रहे हैं जब ऐसे कैलकुलेटिव हो जाए। मतलब उसने जम के दावत उठाई उस मच्छर ने, अब तक पैर। चलो नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है जी रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड मैं आपको कुछ चीज़ें याद करवाऊंगा, लेकिन चीज़ें याद करवाने से पहले मैं आपको एक बार समझाना चाह रहा हूँ कि रेशियो मेथड क्या है, ठीक है। देखो जी, हमारे पास मान लो मैंने पी रुपए किसी को दिए, और पी रुपए को ये मैंने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए, आप विजुलाइज कर पाओ। मान लो मैंने ये इतने रुपए किसी को दे दिए, जितने रुपए मैंने किसी को दिए ये डिब्बा उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल, हम 3 साल तक कंपेयर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को और कंपाउंड इंटरेस्ट को। 1 साल के बाद अगर वो बंदा मुझे लौटाएगा तो वो क्या करेगा, वो मुझे प्रिंसिपल तो लौटाएगा ही लौटाएगा, साथ में ब्याज भी देगा। ये 1 साल का ब्याज है, ठीक है। रेट जितनी भी है 10%, अगर मान लो रेट 10% है तो ये इसका 10% है, रेट 5% है तो प्रिंसिपल का ये 5% है, ठीक है। अगर वो 2 साल में मुझे रुपए लौटाएगा तो 2 साल में ओवरऑल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये मैंने अमाउंट लिख रखे हैं, एक तो प्रिंसिपल हो गया और 2 साल का ब्याज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसे ही काम करता है। 1 साल का ब्याज 100 रुपये, तो 2 साल का 200, 3 साल का 300, तो 3 साल में कितने रुपए लौटाएगा, अगर 3 साल के बाद लौटाएगा तो प्रिंसिपल और 3 बार ब्याज, ठीक है, क्लियर है। यही बात अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की है तो 1 साल के बाद, तो पहले साल में जो प्रिंसिपल है वो सेम ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी इसी के ऊपर लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी के ऊपर लगा, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं, ठीक है। अब दूसरे साल में क्या होगा, अब ये देखो, अब हम पिक्टोरियली समझेंगे। पहले साल में जब मैं 10% निकाल रहा था तो मैं इसके ऊपर निकाल रहा था, अब मैं किसके ऊपर निकालूंगा, अब नया प्रिंसिपल कौन सा है, ये पूरा नया प्रिंसिपल है। दूसरे साल का अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो ये जो पूरा रुपया बना है जितना भी, अब इनको आपको क्या लगेगा सर इनको जोड़ दो, मैं जोड़ूंगा नहीं, दोनों के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे ना, इसके ऊपर भी ब्याज लगा लेंगे, इसके ऊपर भी। तो अब देखो अगले साल का मैं अमाउंट निकालूंगा, कंफ्यूज नहीं होना। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगले साल का जब मैं अमाउंट निकालूंगा तो मैंने इस प्रिंसिपल को पहले ही लिख लिया, प्रिंसिपल मैंने लिख लिया क्योंकि नया प्रिंसिपल ये हो गया। अब मैं ब्याज लगाऊंगा, इसके ऊपर भी ब्याज लगाऊंगा और इसके ऊपर भी ब्याज लगाऊंगा। जब मैं हर एक के ऊपर ब्याज लगाता हूं तो क्या आता है, ये इसका जो भी रंग का आप बोलना चाह रहे हो, पर्पल का, ब्लू का, ये जो भी वो आप बोल लो, ठीक है। तो ये ब्लू पर्पल कलर वाला आता है, मेरे को ये पर्पल ही दिख रहा है। हर एक के ऊपर ब्याज लगाता हूं तो पर्पल वाला आता है। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा तो मान लो 10% रेट है, तो हरे का 10% ये पर्पल वाला है, हरे का 10% पर्पल वाला है, पर्पल का 10% ये ब्लैक वाला है, ये तीसरा ब्लैक है। अगर आपको रंग नहीं दिख रहे तो मान लो मेरी यही है, ठीक है।
तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा ये। तो देखो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ ये 2 ब्लू वाले हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसे रंग से ही देख लो, ये 2 ब्लू वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये ब्लैक वाला भी आ गया। और ये ब्लैक कैसे आया? ब्लैक तब आया जब मैंने 1 साल के ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज लगाया था। अब अगले साल के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा, अगले साल के लिए पूरा प्रिंसिपल हो जाएगा। अगले साल के लिए पूरा क्या हो गया, प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल को लिख लूं, 1 हरा 2 पर्पल 1 ब्लैक, 1 हरा 2 पर्पल 1 ब्लैक, मैंने प्रिंसिपल लिख दिया। अब मैं इसके ऊपर भी ब्याज लगाऊंगा, इसके ऊपर भी लगाऊंगा, इसके ऊपर भी लगाऊंगा, इसके ऊपर भी लगाऊंगा। अब मैंने इन तीनों के ऊपर ब्याज लगा दिया। जब मैं हरे पर ब्याज लगा रहा हूं तो पर्पल आ रहा है, जब मैं पर्पल पर ब्याज लगा रहा हूं तो ब्लैक आ रहा है, पर्पल पर ब्याज लगाने से ब्लैक आ रहा है। जब मैंने ब्लैक पर ब्याज लगाया तो मान लो रेड आया, थोड़ा सा और छोटा आ गया। क्लियर है? तो ये 3 साल का। यहां से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद याद करवाऊंगा, खुद रटवाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखेंगे, है ताकि आप जो रेशियो मेथड में आपको बताऊं आप उस चीज को रिलेट कर पाओ। ये जो हरी हरी चीज है ये क्या है, ये है अपना प्रिंसिपल। ठीक है, और ये ब्लू कलर की चीज है ये क्या है, ये अपना है इंटरेस्ट, ब्याज, 1 साल का ब्याज। इसको मैं बोलता हूं I1। I1 मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ब्याज की पहली जनरेशन है। ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल के ऊपर मैंने ब्याज लगाया तो आया I1। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है इसको मैं बोल रहा हूं I2। सर आप इसको I2 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया है, ये ब्याज का बेटा है। प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगाया तो ब्याज आया, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया, वो ब्याज का बेटा है, यानी या फिर सेकंड जनरेशन का ब्याज है, सेकंड लेवल का ब्याज है। ये ब्याज कब आया है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाने से। ठीक है, ये सेकंड लेवल का ब्याज है, ये फर्स्ट लेवल का ब्याज है जो प्रिंसिपल पर लगाने से आता है। और ये जो लाल वाला है ये थर्ड लेवल का, इसको मैं बोलता हूँ I3। आगे से हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे और ये बहुत ही ईजी रहेगी आपको चीजें समझाने के लिए। मैं हर एक बार ये डायग्राम थोड़ी बनाऊंगा, और ये मत सोचना कि ये डायग्राम नहीं बनाओगे, ये तो हमें पहले ही समझ में नहीं आ रहा। मजेदार होने वाली हैं चीजें। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं उसके साथ जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझते रहो, मैं उतना ही समझाना चाह रहा हूं आपको, बिलीव मी, आगे और क्लियर होंगी। तो जस्ट मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाह रहा था। मैं क्या चीजें आपको दिखाना चाह रहा था कि ये चीज तो आप समझ गए इतना, ये प्रिंसिपल है। मान लो रेट जो है वो 10% है, 10% पर एनम, ये अपना प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का अगर मैं 10% निकाल दूं, प्रिंसिपल भी हम मान लेते हैं, मान लो प्रिंसिपल जो है वो अपना 8000 है। ठीक है, वैल्यूज में थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 8000 है, दिस इज प्रिंसिपल। अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा I1, यानी कि 800। 800 क्या है, I1, पहली स्टेज का ब्याज है जब मैं प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगाता हूं। अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा दोगे तो आ जाएगा I2, ये सेकंड स्टेज का ब्याज है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज, इसका 10% यानी कि 80। अब इसके ऊपर भी ब्याज लगा दोगे, इसका 10% 8, वो है I3। इसके ऊपर भी ब्याज लगा दोगे वो हो जाएगा 0.8, वो हो जाएगा I4। ब्याज की जनरेशन है, ब्याज का बेटा, उसका पोता, उसका पड़पोता, अगली अगली जनरेशन। क्लियर है जी? तो देखो, 2 ईयर का जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, अब यहां पर बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जब मैंने 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखा तो 2 बार तो मुझे मिला I1, ये I1 है, ये पर्पल वाला, 2 बार I1 और 1 बार I2। इसके लिए रेशियो है 2:1। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझोगे, टेंशन नहीं लेनी। जब मैंने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल ये था, पूरा अमाउंट ये हो गया, ये पूरा अमाउंट हो गया, 2 साल से चलते हैं। प्रिंसिपल ये है, 1 साल से ही चलते हैं। प्रिंसिपल ये है, ये पूरा अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल को घटा दो, ब्याज हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट में देखो, ये पूरा अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल को घटा दो, ये ब्याज हो जाएगा। तो 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हैं? जी हाँ, बराबर हैं। ओके जी, ये प्रिंसिपल है हरा हरा। 2 साल के बाद अमाउंट इतना है तो प्रिंसिपल को हटा दो, जो भी बच गया वो ब्याज ही है, प्रिंसिपल के अलावा एक्स्ट्रा जो भी रुपए हैं। तो 2 बार तो I1 आया, 1 बार I2 आया। अगर मैं 3 साल की बात करूं
3 साल का अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो प्रिंसिपल को हटा दो। 3 बार I1 आया, 3 बार I2 आया और 1 बार I3 आया। 3 बार I1 आया, 3 बार I2 आया, 1 बार I3 आया, तो 3 3 1। ठीक है, ये सबसे पहले वाला क्या है I1, अगला क्या है I2। 2I1 I2, 3I1 3I2 1I3। जब मैं इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। सर अगर 4 साल का पूछे, 5 साल का पूछे तो वही बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक आधे एग्जाम्पल अभी करेंगे और इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो भैया 2 ईयर के लिए हमने एक रेशियो याद करना है या फिर ये वैल्यूज़ याद करनी है। ठीक है, 2:1। 3 ईयर के लिए, वैसे इसके अंदर रेशियो की अंडरस्टैंडिंग का कोई लेना देना है नहीं, फिर भी रेशियो मेथड के नाम से फेमस है तो मैं अलग से क्यों नाम दूँ ना, फालतू में क्यों दिमाग लगाएं। 3:3:1। अगर मैं 4 ईयर की बात करूं तो इट इज़ 4:6:4:1। सर ये आ कैसे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको बता देता हूं आपने याद कैसे करने हैं। एक्चुअल में अगर आप 2 साल का निकाल रहे हो तो ये 11 के स्क्वायर से आया है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। पहले वाले 1 को हटा दिया गया है क्योंकि पहले वाला 1 रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को। ठीक है, और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को। ये पहले लेवल का ब्याज है, ये दूसरे लेवल का ब्याज है। 11 का स्क्वायर, जब मैंने 3 साल की बात की तो 11 के क्यूब से आया है। और ये नहीं है कि ये सिर्फ 10% पे लागू होगा, ये हर 1% पे लागू होगा। 11 का क्यूब है 1331। पहले वाले 1 को हटा दो, देखो 331। अगले वाला आया है 11 की पावर 4 से आया है 14641। ये होती है 11 की पावर 4, तो हो गया 4641। तो सर हम क्या 11 की पावर 4 कैसे याद रखेंगे, 11 की पावर 3 तक तो हम याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर 1 रखना है। मान लो आपको 2 और 1 याद है, आपने यहाँ पर 1 रखना है, फिर 1 और 2 का सम 3 है, फिर यहाँ पर मन ही मन में आपने 1 सोचना है क्योंकि 11 का स्क्वायर 1 2 1 है, 2 और 1 का 3। मान लो आपको 3 3 1 याद है, आपने 4 का निकालना है तो आपने 1 लिखना है। 1 और 3 का सम 4, 3 और 3 का सम 6, 3 और 1 का सम 4, बस यहीं पर खत्म हो जाओ। इनको निकालने के और भी मैं तरीके बता सकता हूं बट ये एनफ है। और 4641 आपको याद हो जाने वाला है जब तक हम कोर्स करेंगे। 5 साल का भी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 1 और 4 इनके बीच में इनका सम लिख देना है। 1 और 4 के बीच में 5, 4 और 6 के बीच में 10, 6 और 4 के बीच में 10, और यहाँ पर मन ही मन में 1 मानना है। 4 और 1 के बीच में 5, 5 10 10 5 1। बट उसकी जरूरत नहीं है, बट आपको पता लग गया 5 का, अब आप 6 का भी निकाल लोगे ऐसे। ठीक है, मेन बात है कि मैं आपको इसका यूज करना बताऊंगा, तब आप समझोगे कि हाँ मामला क्या चल रहा है। अभी तक अगर आप कम भी समझे हो तो दिक्कत नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप कम समझो। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं भाई। मान लो प्रिंसिपल है भाई साहब 8000, ठीक है, रेट है 10% पर एनम, और मैंने आपको बता दिया, मैंने आपसे पूछ लिया कि 2 साल का CI बताओ, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि भैया 2 साल का जो CI होता है उसके लिए रेशियो तो 2:1 है। तो आपने करना क्या है, अगर आप 2 साल का CI निकाल रहे हो ना, आप मेरी बात को अब ध्यान से सुनो, अगर आप 2 साल का CI निकाल रहे हो तो 2 लेवल के ब्याज निकालो। जैसे प्रिंसिपल जो है अपना, प्रिंसिपल कितना है 8000, तो पहले लेवल का ब्याज कितना होएगा, यानी कि I1, इसका 10%, इसका 10% कितना होएगा 800। दूसरे लेवल का ब्याज निकालो, 2 लेवल के ब्याज निकाल लो, इसका 10% कितना होएगा 80। ये निकालने में कोई जोर आएगा नहीं आएगा। और फिर 2:1, ये 2 बार आएगा, ये 1 बार आएगा, ये 2 बार आएगा, ये 1 बार आएगा, यानी कि 800 दूनी 1600 जमा में 80, 1680 रुपये ब्याज हो जाएगा बस। अब बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ये समझो क्या है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि मेथड फास्ट है तो खुश हो गए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई साहब जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके अंदर जो पहले लेवल का ब्याज आता है वो 2 बार आता है, और जो सेकंड लेवल का ब्याज आता है वो 1 बार आता है। ये मैं आपको पिक्टोरियली समझा चुका हूं। 2 साल के CI के अंदर जो I1 है वो 2 बार आता है, और जो I2 है वो 1 बार आता है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे करता है इस क्वेश्चन को।
2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो 2:1 है, तो मैं इनको ऐसे वर्टिकली लिखता हूँ 2:1। तो मैं सबसे पहले लेवल पर लिखता हूँ पहले लेवल का ब्याज, इसका 10% 800, फिर इसका भी 10% यानी कि 80, फिर मैं ऐसे 1600 और 80, ये दोनों मिला के 1680। अगर हमें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है तो 3 साल का रेशियो क्या है 3:1, तो मैं ऐसे लिख देता। तो सबसे ऊपर आएगा पहले लेवल का ब्याज, इसके ऊपर ब्याज निकालोगे, इसका 10% 800, फिर इसके ऊपर इसका 10% यानी कि 80, फिर इसका 10% यानी कि 8। अब इसको कर लो कैलकुलेट, ये 2400, ये 240 और ये 8। 3 साल में इतना ब्याज बनता है, तो 2648। क्लियर, समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर 4 साल का देखोगे तो 4641, ये थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले लेवल का ब्याज यानी कि इसके ऊपर ब्याज लगाओगे 800, अब इसका 10% निकालोगे 80, अब इसका 10% निकालोगे 8, अब इसका 10% निकालोगे 0.8, इन सबको जोड़ दो निकाल के, तो ये हो गया 3200, 8 से 48 480, ये हो गया 32 और ये हो गया 0.8। 0.8 तो एंड में आएगा, ये हो जाएगा जी 2, 8 और 3 11, 4 2 4 1 7, तो ये हो गया 3712.8। तो 4 साल का दूसरे मेथड से निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस मेथड से हम काफ़ी जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम काफ़ी लिख रहे हैं लेकिन जब तक हम एग्जाम के अंदर जाएंगे तो हम इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसको हम बहुत स्पीड में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सो ये अपना दूसरा मेथड हो गया, कौन सा मेथड हो गया जी, रेशियो मेथड। तो 2 साल 3 साल 4 साल के रेशियो मैंने आपको लिखवा दिए। 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:1, 4 साल का 4:6:4, 5 का 6 का 7 का हम निकाल सकते हैं बट जरूरत नहीं। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है दैट इज यूजिंग अमाउंट एंड CI इन GPA। कितना लंबा हो गया ये लेक्चर, 52 मिनट का हो गया, तो ठीक है 1.5-2 घंटे तक, मैक्स है वैसे 1.5 घंटे तक हो जाएगा। आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इन मेथड को लगाएंगे तभी हमें समझ में आएंगी बातें। यूजिंग अमाउंट एंड CI इन GP, हम इस चीज को यूज करें। अमाउंट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो GP में होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, इसको रटना नहीं। देखो मान लो अपना प्रिंसिपल जो है वो है जी 1000 रुपये, वही अपना, ज़्यादा रुपए हम उधार नहीं दे सकते, इतने हैं नहीं अपने पास। ठीक है, जो रेट है दैट इज 10% पर एनम, और जो टाइम है दैट इज 3 ईयर। ठीक है, ओके। तो प्रिंसिपल कितना है भाई साहब, प्रिंसिपल 1000 रुपये है। 1 साल के बाद का अमाउंट कितना होगा, इससे 10% ज़्यादा होएगा यानी कि 1100 होएगा, इससे 10% ज़्यादा। तो इसको किससे गुणा करने पर आएगा, वो इसको 11/10 गुणा करने पर आएगा। दूसरे साल का अमाउंट कैसे आएगा, वो इससे 10% ज़्यादा होएगा, इसको 11/10 गुणा करने पर आएगा। तीसरे साल का अमाउंट कैसे आएगा, इसको 11/10 गुणा करने पर आएगा। तो ये कौन सी सीरीज होती है जब चीज़ों को गुणा करने पर ऐसे आए, इसको भी सेम चीज़ से गुणा करने पर अगला टर्म आया, इसको सेम वैल्यू से गुणा करने पर अगला टर्म आया, इसको सेम वैल्यू से गुणा करने पर अगला टर्म आया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको, GP, ये GP है। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो आपको अगर मैं ये बोल दूं कि 100th ईयर, 100वें ईयर के बाद मान लो 10,000 हो गया अपना अमाउंट, तो 101वें ईयर के बाद क्या होएगा, 10% बढ़ा दो। अगर रेट 10% है तो 10% बढ़ा दो, हर साल 10% बढ़ता रहेगा, हर साल सेम गुणा होता रहेगा। इसीलिए ये बोलते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें GP में होता है। क्या, ये तो है अमाउंट, ये मैंने अमाउंट लिखा ना मिस्टर धन, 1000, 1100, 1200, 10, 1300, 31, अमाउंट GP में होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी GP में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी GP में होता है। ये फर्स्ट ईयर की बात है, ये सेकंड ईयर की बात है, ये थर्ड ईयर की बात है। इसका मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है फर्स्ट, इन दोनों में फर्क होता है, पता है आपको। इसका मतलब है 2, इसका मतलब है सेकंड, ये रोमन न्यूमरल्स हैं। ये शायद इंग्लिश में भी एक कंसेप्ट में
कार्डिनल नंबर वगैरह ऐसा करके, अभी मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, फर्स्ट ईयर का, मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, वो किसके ऊपर लगा था? इसके ऊपर लगा था। इसका 10% कितना आया था? 100 रुपये। इसका 10%, इसके ऊपर 100 रुपये लगा, तभी तो 1100 रुपये हो गया ना 100 के ऊपर। सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो इसके ऊपर लगा, क्योंकि प्रिंसिपल नया हो गया, तो इसका 10% लगा, तो इसका 10% कितना हो गया? 110। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इसके ऊपर लगा, इसका 10% कितना हो गया? 121। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि अमाउंट 10-10% बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, अमाउंट 10-10% बढ़ता जा रहा है। फाइनल मेरी स्टेटमेंट को समझ लेना, वो एनफ है। ठीक है, जस्ट जितना आप समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूं, अगर उस बात को समझ रहे हो, वो एनफ है। अमाउंट 10-10% बढ़ता जा रहा है, और हर साल हम जो ब्याज है वो हम नए अमाउंट पर निकाल रहे हैं। तो हम कौन से अमाउंट पर निकाल रहे हैं? 10% बड़े अमाउंट पर ब्याज निकाल रहा हूं मैं हर साल। हर साल 10% बड़े अमाउंट पर, हर साल 10% बड़े अमाउंट पर ब्याज निकाल रहा हूं। अगर मैं 10% बड़ी वैल्यू पर ब्याज निकाल रहा हूं, तो ब्याज भी तो 10-10% बढ़ता जाएगा हर साल। देखो, इससे 10% बड़ा है वो, इसका 10% कितना है? 10। इसका 10% कितना है? 11। देखो, इससे 11 बड़ा है। इसका 10% कितना है? 12.1। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, वो भी जीपी में होता है। पहले साल का जितना भी है, सिर्फ पहले साल का, अगले साल का, दूसरे साल का, मैं 2 साल का नहीं बोल रहा, मैं दूसरे साल का बोल रहा हूं। दूसरे साल का उससे जितनी भी रेट है उतने % बढ़ा होगा, तीसरे साल का उससे। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे भाई? इसको हम ऐसे यूज करेंगे। देखो, प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट है 10% पर एनम, 3 साल का निकालना है। तो जस्ट फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या होगा? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होएगा इसका 10%। अब मैं सेकंड का आपको बता दूंगा। सेकंड ईयर का पता क्या होगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कंपाउंड इंटरेस्ट तो जीपी में है। सेकंड ईयर का इससे 10 बड़ा होएगा, इससे 10 बड़ा, यानी कि इससे 10% बड़ा, सॉरी 10%, इससे 10% बड़ा, इसका 10% 10 है तो 110। थर्ड ईयर का, इकलौते थर्ड ईयर का, इससे 10% बड़ा होएगा। हर साल अगले साल का निकालना है तो 10% बढ़ा, तो इसका 10% तो 11 है, तो 121। 3 साल का निकालना है, तीनों को जोड़ दो, 331। तो मैंने किस चीज़ को यूज़ कर लिया? मैंने यूज़ कर लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो जीपी में होती हैं। तो उस चीज़ को यूज़ करके मैंने सिर्फ 1 साल का ब्याज निकाला, अगले सारे सालों का आ गया, मैं 10% बढ़ाता गया। अगर रेट 8% होती तो मैं 8% बढ़ाता जाता। ये भी एक मेथड है निकालने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कभी हमें ये अच्छा लगता है, कभी हमें वो अच्छा लगता है। जब चैप्टर खत्म होएगा ना, तो आप महारथी हो चुके होंगे, मेरे साथ चैप्टर खत्म करेंगे तो दैट्स इट। ठीक है, बिना कोई टेंशन लिए। अगर मेरे होते हुए आपको टेंशन लेनी पड़ रही है, फिर हमारे होने का क्या फायदा है? चलो, क्लियर है जी? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक आधे क्वेश्चंस करते हैं धीरे धीरे। इन मेथड्स का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना कि बहुत सारे मेथड बता दिए, रिलैक्स। देखो जी, और इन मेथड्स को रटने की टेंशन भी नहीं लेनी, बस अपने नोट्स के अंदर लिख लो। जैसे मैं एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल्स के साथ लिख लो, बस बाद में रिवाइज करने के काम आए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ऑफ द सम गिवन बिलो कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का क्या मतलब है, आगे समझ में आ जाएगा, जैसे मैं बता चुका हूँ, आगे भी समझ में आएगा। देखो कि प्रिंसिपल 1250 है, रेट 20% है, टाइम 3 साल है। तो सबसे पहले मेथड से मैं निकालूंगा अपने फ्रैक्शन वाले मेथड से। ठीक है जी, रेट अगर 20% है तो हर एक साल सम कितना हो रहा है? 6/5 गुना। 20% है, बीस % किसी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो 6/5 गुना हो जाती है। तो हर एक साल जो सम है वो 6/5 गुना हो जा रहा है। तो 3 साल में जो अपना सम है वो 6/5 का क्यूब इतने गुना हो गया होगा, 216/125। 125 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो 216 रुपये अमाउंट हो जाता है। भाई साहब, ब्याज कितना लगता है? बिकॉज हमने यहाँ पर सिर्फ ब्याज निकालना है। देख लेते हैं, 6 में से 5 गए 1, 11 में से 2 गए 9, 1 में से 1 गए 0। ठीक है, तो 91 रुपये ब्याज लग जाएगा 125 पर। तो
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 91 डिवाइडेड बाई 125, इतने गुना है, इतने गुना है। अगर अमाउंट निकालना होता तो 216 बटे 125 गुणा में ये कर देते, 910 रुपये। फ्रैक्शन वाले मेथड से मैंने देख लिया कि अमाउंट कितने गुना हो गया, फिर मुझे पता लग गया कि ब्याज कितने गुना हो गया, 91 बाई 125 टाइम्स है अपने प्रिंसिपल का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को ऐसे ही करो एक बार। जो रेट है वो 5% है, यानी कि एक साल में सम जो है वो 21 बटे 20 गुना हो रहा है। तो 2 साल में कितने गुना हो गया होगा, तो 2 साल में हो गया 441 बाई 400 टाइम्स, तो ब्याज कितना लग गया भाई, ब्याज लग गया 41 बटे 400 गुना। इसका 1800, बस ये आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, 9 एकम 9, 9 चौके 36 बटे में 2, कितना हो गए 180, और ये 4 हो जाएगा 184.5। ठीक है क्या, ठीक है होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा जब दूसरे मेथड से करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो 10%, एक साल में 11 बटे 10 गुना, तो 4 साल में कितना हो जाएगा भाई, 11 की पावर 4, तो मैंने आपको बता ही रखी है 14641, 4641, 4 साल का रेशियो याद करोगे तो उसके आगे 1 लगा दो। ठीक है, तो इतने गुना हो गया, ये अमाउंट है, तो ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज लग रहा है 4641 बटे में 10,000, इसका इतने गुना। 10,000 के ऊपर 4641 ब्याज लग रहा है, तो 20,000 के ऊपर कितना लगेगा, 10,000 का डबल है ये, तो इसका डबल, इसका डबल कर दो बस। तो 1 कम 2, 2 चुके 8, 2 चुके 12, 2 चुके 8 और 1 9, 9282। क्लियर है, फ्रैक्शन वाले मेथड से कर लिया, अब हम अगले मेथड से करते हैं। नेक्स्ट हमने कौन सा मेथड यूज किया था, परसेंटेज वाला, कि ब्याज कितने परसेंटेज लग रहा है। अब वो मेथड यहाँ पर इफेक्टिव हो ना हो, हम सीखने के लिए सारे मेथड यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अगर आप 20% ब्याज लगा रहे हो एक साल में, मतलब कोई वैल्यू हर साल 20% बढ़ रही है सक्सेसिवली, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है भाई साहब, वैल्यू बढ़ती रहती है, नया प्रिंसिपल आता रहता है, हर साल 20% बढ़ जाएगी, वो बढ़ती रहेगी, जितनी लेट करोगे उतना ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। हर साल 20% बढ़ रही है, तो 3 साल में कितने परसेंट बढ़ चुकी होगी, तो वही मेथड मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। अगर रेट के लिए आप अलग से याद करना चाह रहे हैं तो आप अलग से भी याद कर सकते हैं, बिकॉज रेट तो सेम ही रहती है। मान लो रेट आर है, तो यहाँ पर आर आर आर, वैसे मैं अलग से याद नहीं रखता, आर 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 ऐसे मूवी बन जाती है अलग से याद रखने में। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 3 बार, तो 3r² बाई 100, प्लस आगे क्या हो जाएगा r³ बाई 100 2 बार। ठीक है, ऐसे अलग से रटने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं से मेंटली कर ही सकते हैं कि अच्छा 20 20 20 3 बार आएगा। टोटल ब्याज कितने परसेंट बन रहा है ये मैं देख रहा हूँ, 60% बनेगा, प्लस 20 इंटू 20 क्या होता है जी 400, यही चीज़ 3 बार होएगी, बटे में 100, प्लस 20 20 20 20 20 20 अगर 3 बार आया तो 8,000 हो जाता है, 20 का क्यूब याद होना चाहिए, और बटे में, तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 3 12, 72.8%, प्रिंसिपल का 72.8%। तो यहाँ पर ये मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ गया ना, मतलब ये कैलकुलेट कर रहे हैं फिर 72.8 कैलकुलेट कर रहे हैं, बट अभी हम सिर्फ मेथड सीख रहे हैं, उनको रिवाइज कर रहे हैं। तो इसका 1% कितना है, इसका 1% है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 12.5, यानी कि 25/2, उतने परसेंट कितना होएगा, उतने से मल्टीप्लाई कर, दैट्स इट, ये आंसर आ जाए। ठीक, अब अगला देखें क्वेश्चन। वैल्यू 2 बार 5% बढ़ी है, यानी कि इसका इफेक्टिव रेट निकालना है, तो ये तो आप निकाल ही सकते हो उस फॉर्मूले से, 5 + 5 10.25%, निकाल दो इसका 10.25%, इसका 1% कितना है 18, 18 इंटू 10, 18 इंटू 10, 1/4 है ना, 41/4, 2 दूनी 4, 2 में 18, हाँ वही है जो पहले निकाला था। क्लियर है, नेक्स्ट 10% 4 बार, 21%,
21%। अभी आपको एक छोटी चीज़ और बताऊंगा, इसके ऊपर फिर से वो फॉर्मूला लगाओगे तो 46.41%। 4 साल का जो रेशो है, अगर आपको पता हो 4 साल का रेशो 4641 था ना। 2 ईयर का रेशो क्या था? 2 ईयर का रेशो 2:1 था। तो अगर आप 2 बार 10% को मिलाते हो तो 21% आता है। देखो 3 ईयर का रेशियो क्या है? 3 ईयर का रेशियो है 331। अगर आप 3 बार 10% को मिलाते हो तो 33.1% पाते हो। 4 साल का रेशियो क्या है? 4 साल का रेशियो है 4641। तो आप 4 बार 10% को मिलाते हो तो 46.41% पाते हो। 4 बार 10% को मिलाते हो। तो मैं आपको ये कहूँगा कि 10% को 2 बार मिलाने से, 3 बार मिलाने से, 4 बार मिलाने से क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, ये लिख लो अपनी नोटबुक में, ये याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार यूज़ होती हैं, ये याद होनी चाहिए डायरेक्टली। जैसे उसने 10% 4 साल के लिए बोला तो मुझे पता था 46.41%। ठीक है, तो इसका 1% कितना भाई साहब? इसका 1% 200, तो 200 इंटू 46.41%। 2 जीरो से 2 के बाद वाला पॉइंट गया, 2 इंटू दिस 9282। ठीक है, अब अगला मेथड मैंने आपको क्या बताया था? अगला मेथड मैंने आपको बताया था रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड से करेंगे। 3 साल की बात है तो 331 331। पहले लेवल का ब्याज, दूसरे लेवल का ब्याज, तीसरे लेवल का ब्याज। पहले लेवल का ब्याज इसका 20%, यानी कि 20% कितना होता है? 1/5, या फिर 10% का डबल कर लो। 10% 125 का डबल 250। ठीक है ना? ठीक है, अब इसका 20% फिर से 10% 50, तो 10% 25, तो 20% 50। इसका 10% सॉरी 20% 1/5, इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया जी 750, 150 और 10, 910। इतना ही आया था, याद हो तो आपको। ठीक है, 2 साल का निकालना भाई, तो 2:1। क्या ही दिक्कत है? पहले लेवल का ब्याज इसका 5%, तो 10% 80 हो गया, 5% 90 हो गया भैया। इसका 5%, इसका 10% तो 9 है, 5% 4.5 हो गया, तो 180 और 4.5 184.5। अब आपको लगा होगा कि अरे यार इतना ईजी था, अब तक क्यों क्यों दिमाग पका रहे थे? इतना ईजी था ना। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। ये रेट देखते ही मुझे पता लग गया, अच्छा 5% है तो ये छोटी रेट है। इफेक्टिव से भी उतना मज़ा आएगा नहीं, पॉइंटों में आएगी। और फ्रैक्शन, मान लो मैं आपको बोलूँ किसी चीज़ को 3% बढ़ाना है तो आप 103/100 कर दोगे, कितना ही मज़ा आया? कोई मज़ा आया नहीं। तो इस रेशियो मेथड से छोटा पड़ेगा, धीरे धीरे आगे हम समझ जाएंगे। मैं आपको ज़बरदस्ती समझाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा, आपकी मजबूरी होगी, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, 4 साल की बात है तो भैया 4 साल का रेशियो 4641। तो इसका 10% पहले लेवल का ब्याज, इसका 10% हो गया 2000। अब इसका 10% 200। अब इसका 10% 20, इसका 10% 2, यहाँ पर हो गया 8000, यहाँ पर हो गया 1200। और ये मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं सिखा रहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ईजी हो जाएगा इनसे, सिर्फ आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड तक उन सब के अंदर ये लगेंगे, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक, ओवरऑल पूरे चैप्टर को आसान बनाएंगे। 9282। ठीक है जी, अगला मेथड मैंने आपको क्या बताया? अगला मेथड मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है जीपी में होता है। अगर आपको पहले साल का मिल जाए तो अगले साल का भी मिल जाएगा, अगले साल का भी मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन है, उस मेथड से भी कर ही लेते हैं। हेलो, ओके। तो पहले साल का ब्याज क्या होएगा भाई? पहले साल का ब्याज हो जाएगा इसका 20%, वहीं से निकाल लेते हैं। पहले साल का ब्याज होएगा इसका 20%, यानी कि 250। अगले साल का ब्याज क्या होएगा? इससे 20% ज़्यादा, जीपी में है वो, इससे 20% ज़्यादा। तो इसका 20% कितना है भाई साहब? इसका 20% है 50, तो वो 300 हो जाएगा। ये अगले साल का ब्याज है। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है। अगर कोई आपसे 2 साल का पूछे तो इनको जोड़ के बता दो। यहाँ पर पूछ रहा भाई साहब 3 साल का, तो थर्ड ईयर का भी जोड़ दो। तीसरे साल का ब्याज इससे 20% ज़्यादा होगा, तो यानी कि इसका 20% 60 है, तो 360 जोड़ दो। ये देखो फिर से वही आ जाएगा 910। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको दूसरे साल का ब्याज मिल गया तो पहले का ही मिल जाएगा, क्योंकि ये उससे 20% बड़ा होगा रेट के हिसाब से। 1 साल का ब्याज मिल गया तो किसी भी साल का निकलवा लो फिर, कि हमें रेट पता हो तो।
अब 2 साल का निकालना है तो पहले साल का ब्याज क्या होगा 5%, इसका 5% कितना होगा 90। तो अगले साल का ब्याज, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज, अगले साल का ब्याज इससे 5% ज्यादा होएगा। तो ज्यादा कितना होएगा, ये देखो इसका 5% है 4.5, तो 4.5 ज्यादा होगा यानी कि 94.5। अब ये 4 साल वाला निकालना है। पहले साल का ब्याज कितना होएगा, पहले साल का ब्याज होएगा भाई साहब इसका 10% यानी कि 2,000 रुपया। अगले साल का ब्याज क्या होगा, इससे 10% ज्यादा यानी कि 2200, 10% बढ़ा दिया। अगले साल का ब्याज क्या होगा, थर्ड ईयर का 220 ज्यादा यानी कि 2420। अगले साल का ब्याज कितना होगा 242 ज्यादा, इसका 10%, चौथे साल का ब्याज तो 2662, 2662। इन सबको जोड़ दो, 2 6 और 2 8, 4 4 10, तो 12 8 और 1 9, 928। क्लियर है, सारे मेथड बता दिए। एक और मेथड आगे बताऊंगा, ट्री मेथड, टेंशन मत लो, जब उसका वक्त आएगा तब बताऊंगा। अगर कोई मेथड है और वो बढ़िया है, अगर कोई मेथड एग्जिस्ट करता है और वो बढ़िया है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने कोई मेथड नहीं बताया तो मान लो वो उतना इफेक्टिव नहीं था। सिंपल रूल है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं, हर एक चैप्टर में मान लो। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ इस कंटेंट को उठाने में, इन कंसेप्ट को डेवलप करने में, इनको इकट्ठा करने में। ठीक है, अब ये करते हैं जी, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम विल अमाउंट टू। तो इन्होंने अमाउंट पूछा है यहाँ पर। ठीक है, एक तो बेसिक सी बात ये है, मुझे पता है कि 1,000 रुपये के ऊपर 1331 होता है, पता है। वैसे ही कर करके अब तक आपको भी याद हो गया होगा। 10% रेट के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि किसी भी रेट पे। तो जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना कि 10% रेट है और 3 साल है, 3 साल की बात है ये, तो 1,000 पे इतना हो रहा है तो 5,000 पे इतना होगा। मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 5 65 और 1 66। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज विल अमाउंट टू, कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू, ये क्या मतलब है यार, मेरे को लगा इतने रुपए अमाउंट टू। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है कि 1,000 रुपये के ऊपर 1331 हो जाता है, तो 1,000 रुपये के ऊपर 331 ब्याज लगता है इन्हीं सिचुएशंस में, 3 साल में 10% पर, तो 5 साल में इसका 5 गुना। ठीक है, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 1, 1,655 रुपये लगे। अदरवाइज आप उसी तरीके से निकाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो मनी जो है वो 11/10 गुना हो रहा है। 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा 1331 बाई 1,000 गुना, ब्याज लगेगा 331, 1,000 पर 331 ब्याज लग रहा है तो 5,000 पर इसका 5 गुना ब्याज लगेगा। किसी भी तरीके से निकालो, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। मेरे ख्याल किसी और मेथड से अभी बताने की जरूरत। अब यहाँ पर ये 3% लिखा हुआ है, क्लियर है। अब मैं हर एक क्वेश्चन के लिए सारे मेथड रिपीट नहीं करूँगा, मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं कि कौन से क्वेश्चन किस मेथड से कराने हैं, ताकि धीरे धीरे आपकी समझ बढ़े। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ ए सम ऑफ 10,000 इज प्लेस्ड एट CI फॉर 3 year while the rate of interest for the first, second and third year is 10%, 5% and 2% respectively। तो क्या पूछ रहे हैं, अमाउंट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे रुपए को रखा गया है 3 साल के लिए, पहले दूसरे और तीसरे साल के लिए ये रेट हैं। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर अलग अलग रेट वो दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। 10,000 रुपये हैं, पहले साल वो कितने परसेंट बढ़ गए, पहले साल वो 10% बढ़ गए, तो ये लो जी, ये नया अमाउंट हो गया अपना। अगले साल वो 5% बढ़ गए, 5% बढ़ाने के लिए किससे गुणा करते हो, 21/20 से, याद होना चाहिए आपको है। और 2% बढ़ाने के लिए 102/100 यानी कि 51/50 से। अभी आपको ये लगा सर ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया, तो टेंशन मत लो, कैलकुलेशंस को कम करने के लिए हम यहाँ। ठीक है, एक बार इससे कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 गई, 5 दूनी 10, ये तो उतना कैलकुलेटिव तो नहीं हुआ जितना मैं सोच रहा था, बट ठीक है। ठीक है, अब 21 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 21 एकम 21, 21 पंजे 105 और 2 107। अब 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 8 7 1 1, ये हो जाएगा 11,781। क्लियर। और एक और काम आप कर सकते हो,
उसी तरीके से कर लेते हैं। एक और तरीका बता देता हूँ मैन्युअली इसको करके। 10,000 रुपये हैं तो पहले साल हमने ब्याज लगाया, इसका कितना, इसका 10% ब्याज लगाया, तो इसका 10% कितना है, 1,000 रुपये। तो एक साल के बाद रुपये 11,000 हो जाएंगे। आप ऐसे मैन्युअली निकाल लो, अगर ऐसे छोटी छोटी रेट हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अगले साल जो ब्याज लग रहा है वो 5% लग रहा है, तो इसका 5%, इसका 10% है 1100, तो 1100 का आधा क्या होगा, 550, तो मैंने 5% लगा दिया है। तो दूसरे साल के इस ब्याज के लगने के बाद ये हो जाएगी जी वैल्यू, ठीक है। फिर ब्याज लग रहा है 2%, इसका 1% कितना है, इसका 1% है 115.5, 2 के बाद पॉइंट लगा के आ रहा है, 2% क्या हो जाएगा 231, 1 5 और 3 8, 5 और 2 7, 11,781। अगर बंदा ये बोल दे कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो इन सबको जोड़ दो, ठीक है। 1550, 1781, तो 1781, यानी कि आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 10,000 रुपये के 11,781 हो गए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1781 बन गया, ठीक है। क्लियर है जी। धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, टेंशन मतलब। तो नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं भैया, वो है कि कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, अर्धवार्षिक गणना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बता देता हूं। देखो नॉर्मली क्या होता है, मान लो मैंने अपने दोस्त को 1,000 रुपये दिए और रेट है 10% पर एनम, ठीक है। तो मैंने उसको 1,000 रुपये दे दिए 10% पर एनम के हिसाब से, तो 1,000 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से 100 रुपये ब्याज लग जाएगा, 1,100 रुपये हो जाएंगे एक साल में। तो मैं एक साल में अपने दोस्त के पास जाऊंगा कि भाई तेरे पास 1,100 रुपये हो गए, हम लिख के ही कर लेते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1,000, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम, ठीक। तो प्रिंसिपल 1,000 रुपये है, तो एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर 1,100 रुपये हो गए। तो मैं एक साल के बाद उसके पास गया अपने दोस्त के बाद कि भाई आज 1,100 रुपये हो गए तुम्हारे सिर पर, तुमने मेरे को 1,100 रुपये देने हैं, या तो आज 1,100 रुपये दे दो, नहीं तो मैं 1,100 पर ब्याज लगाऊंगा। या फिर इसी बात को दूसरे तरीके से देखो, मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने उसको बोला यार 1,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया और 100 रुपये ब्याज हो गया। एक साल के बाद मैं गया, 1,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, 100 रुपये ब्याज हो गया, तो आज से तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो बदल गया, 1,100 हो गया। एक साल के बाद मैंने प्रिंसिपल बदल लिया है, फिर अगले एक साल तक इसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो 2 साल में रुपए कितने हो जाएंगे, तो 2 साल में रुपए हो जाएंगे 1,210, ठीक है। अब एक दूसरा बंदा है, उसने क्या किया, वो 6 महीने में ही पहुंच गया, 6 महीने में। यहां पर मैं ब्याज को प्रिंसिपल में कब ऐड कर रहा हूं, एक साल में ऐड कर रहा हूं, है ना। एक साल के बाद नया प्रिंसिपल बन रहा है। अगर मैं 6 महीने में ऐड करने लग जाऊं, तो अगर मैं 3 महीने में ऐड करने लग जाऊं, तो अगर मैं एक साल में प्रिंसिपल को अपडेट कर रहा हूं, ब्याज को ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहा हूं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडेड एन्युअली। अगर मैं 6 महीने में ये काम कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, ठीक है। इसको अभी मैं वैल्यूज पे नहीं दिखाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड होएगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, टेंशन मतलब, ठीक है। तो मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो होएगा क्या, ये प्रिंसिपल है, एक साल के बाद एक साल में वैल्यू 20% बढ़ जाएगी, ठीक है। अगले एक साल में फिर से 20% बढ़ जाएगी। तो यहां पर मान लो पहले वाला केस है कंपाउंडेड एन्युअली का, और मेरे पास प्रिंसिपल है P, और 2 साल के बाद मुझे अमाउंट बताना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20% बढ़ने का मतलब है 6/5 गुना होना, 120/100, 6/5। तो 2 साल में चीज इतनी हो जाएगी, एक साल में 6/5 गुना हो रही है, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, P × 6/5 × 6/5। इसका मतलब है कि मैं एक साल के बाद अपने प्रिंसिपल को रिन्यू कर रहा हूं। अब अगर कोई बंदा बोल रहा है कि यहीं पर हमें कंपाउंडेड सेमी एन्युअली करना है, तो इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि एक साल में अगर 20% बढ़ रही थी, तो 6 महीने की रेट कितनी होगी, रेट वही है 20% पर एनम। रेट क्या है, 20% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है, सालाना रेट 20% है। अगर आप, अब ये बंदा बोल रहा है कि मैं तो 6 महीने में ही ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड करना चाह रहा हूं, मैं इतना वेट नहीं करूंगा, 6 महीने में ऐड करूंगा। बैंक कितने महीने में ऐड करता है, बैंक 6 महीने में ऐड करता है, ठीक है। मैं तो 6 महीने में ही ऐड करूंगा। तो अगर साल की रेट 20% है, तो 6 महीने की कितनी होगी, पूरे साल की 20%, 6 महीने का मतलब हाफ ईयर, तो हाफ ईयर की 10% होगी। तो वो क्या करेगा,
वो ये बोल रहा है कि 6 महीने के अंदर मैं 10% मेरी वैल्यू बढ़ रही है और फिर से 6 महीने के अंदर 10% बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कई बच्चों को लगेगा सर बात तो सेम ही है, पूरे साल में 20% बढ़ा लो या 6 महीने में 10%, 6 महीने में 10%। नहीं, ऊपर वाले केस में जो ये 20% ब्याज लगा ये इसी के ऊपर लगा पूरे साल। उसने जब 6 महीने में 10% बढ़ाया तो यहां तक तो बात सेम चली थी, यहां तक तो ब्याज इसी पे लग रहा था, ऊपर वाले केस में भी 6 महीने तक, नीचे वाले केस में भी। अब यहां पर जो ब्याज है वो इस पे लगने लगा। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। ऊपर वाले केस में ब्याज कितने परसेंट लगा, परसेंटेज में बताओ कितने परसेंट लगा, 20%। नीचे वाले केस में 2 बार 10% सक्सेसिवली। तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा के देखना जरा, 10 और 10 का, के ऊपर 21%। नीचे वाले केस में नेट 21% ब्याज लगा हुआ, ऊपर वाले केस में 20% लगा हुआ है। नीचे वाले केस में ज्यादा ब्याज लग गया। सर क्यों? क्योंकि नीचे वाले केस में प्रिंसिपल बीच में अपडेट हो गया था, बीच में बढ़ गया था, ब्याज को 6 महीने बाद ही ऐड कर दिया गया। तो सर हम इससे कैसे डील करेंगे? तो आप इससे ऐसे डील करोगे भाई, देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि रेट इज 20% पर एनम है, और अगर हम एन्युअली कंपाउंड करते हैं, एन्युअली, ठीक है, और हमें बताना है 2 साल का ब्याज, 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो आपने सिर्फ ऐसे देखना है कि रुपया कितने परसेंट बढ़ रहा है। रुको फिर से मैं बताता हूं। आपने ये देखना है कि कंपाउंडिंग कितने टाइम की है, एन्युअली यानी कि सालाना की कंपाउंडिंग है, ठीक है। तो सालाना की रेट कितनी है, 20%। और साल साल मतलब 2 साल में, या फिर ऐसे मजे नहीं आ रहे, मजा इज नॉट कमिंग, सेमी एन्युअली का बताऊंगा तो मजा आएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो देखो रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 2 साल, तो रुपया 20% बढ़ेगा कितनी बार, 2 बार, 2 साल हैं, रेट 20% पर एनम है, तो टोटल नेट रुपया कितना बढ़ जाएगा? अगर आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा जी 44%, 44% ब्याज होएगा। अब नीचे वाले केस में ये 1 साल में 20% बढ़ा, अगले 1 साल में 20% बढ़ा। थोड़े से और बेटर डायग्राम से मैं आपको समझा दूं। टोटल जो वक्त है वो 2 साल है, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में रुपया बढ़ा 20%, सेकेंड ईयर में रुपया, ये नया प्रिंसिपल है, फिर से 20%, तो नेट जो रिजल्ट आया दैट इज 44%। नीचे वाले केस में क्या हुआ, नीचे वाले केस में भाई साहब वो बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, पर एनम पर ईयर 20% रुपया बढ़ रहा है, तो यहां पर सेमी एन्युअली है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि 6 महीने की रेट कितनी है। 6 महीने मतलब कि हाफ, 1 साल का आधा, तो 20 का आधा 10, तो हर 6 महीने के अंदर ये 10% बढ़ेगा। अगले 6 महीने में यहां से फिर से 10% बढ़ जाएगा, अगले 6 महीने में फिर से 10% बढ़ जाएगा, अगले 6 महीने में फिर से 10% बढ़ जाएगा। तो कितने परसेंट बढ़ गया? अगर 4 बार 10% बढ़ता है तो आपको मैंने रटवा रखी है क्या, या नहीं रटवा रखी है? 46.41 याद कर लो इसको। अगर 4 बार 10% बढ़ रहा है तो 46.4%, तो ऊपर से ज्यादा ब्याज लग गया कि नहीं? 4 बार 10% बढ़ रहा है तो हम ऐसे करेंगे 21%, 21%। क्लियर? समझ में आ गई बात? अगर आपने फ्रैक्शंस यूज करनी है तो ऊपर आप क्या देखोगे, ऊपर आप ये देखोगे कि भैया अब ध्यान से सुनिएगा कि रुपए को 20% बढ़ाना है, 20% पर एनम की रेट से बढ़ाना है, और हमने जो बढ़ाना है उसका हिसाब किताब सालाना है, सालाना बढ़ाना है। तो कितने, मतलब कि साल में एक बार बढ़ाना है, साल में एक बार। एनुअली का क्या मतलब है? साल में एक बार। टाइम है 2 साल, तो 2 साल में कितनी बार बढ़ाओगे? 2 बार। तो 2 बार 20% बढ़ाने का मतलब है रुपया इतने गुणा हो गया। अगर सेमी एन्युअली है तो हमने रुपया को सेमी एन्युअली बढ़ाना है, यानी कि हर 6 महीने में बढ़ाना है। अगर साल की रेट 20% है तो 6 महीने की रेट 10% है, तो हर 6 महीने में 10% बढ़ाना है। फिर आपने पता क्या देखना है कि ठीक है हर 6 महीने में रुपया 10% बढ़ेगा। अब हमारा जो टाइम पीरियड है उसके अंदर 6 महीने कितनी बार आएंगे? 2 साल में कितनी बार आते हैं 6 महीने? 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार, 4 बार 6 महीने का पीरियड आएगा, 4 बार 6 महीने पूरे पूरे हो जाएंगे 2 साल में। तो यानी कि अच्छा 4 बार 10%, तो 11/10 ऐसे 4 बार होएगा। फ्रैक्शन में ऐसे डील करेंगे।
ठीक है, हम ये देखेंगे कि जितने टाइम में हमें कंपाउंड करना है, जो सेमी एनुअली है, 3 मंथ है, जो भी है, डजंट मैटर, उसकी रेट कितनी है और वो टाइम हमारे टाइम पीरियड में कितनी बार आ रहा है, 6 महीने कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पर बंदा आपको ये बोल देगा कि मैं तो 2 साल में कंपाउंड करूंगा, ये 6 महीने में कंपाउंड कराइए 1 साल में, मैं तो 2 साल में कंपाउंड करूंगा, तो क्या करोगे, 2 साल में कंपाउंड करेगा, 1 साल की रेट 20% है तो 2 साल की 40% हो जाएगी, तो बस 40% हो जाएगा ब्याज। 2 साल में एक बार ही कंपाउंड करेंगे, एक बार 40% निकालेंगे। ठीक है, तो ये इस डायग्राम को समझ गए आप कि या तो आप चीज को 2 बार 20% बढ़ा दो, या तो नहीं, सॉरी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब है कि चीज को 2 बार 20% बढ़ाना। ठीक है, सेमी एन्युअली का मतलब है कि चीज को 4 बार ऐसे 10% बढ़ाना। दोनों में ब्याज अलग अलग आएगा, दोनों को हैंडल कैसे करना है मैंने बता दिया। अब इक्वेशन करते हैं, हम कौन से मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे देख लेंगे, सारे मेथड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, देख लेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द वैल्यूज गिवन बिलो कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। यहाँ पे अब देखो, कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है, यानी कि हर 6 महीने में कंपाउंड करना है। ठीक है, तो 1 साल के अंदर 6 महीने कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। 1 साल के अंदर 6 महीने कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। ठीक है, ये रेट जो है ये पर एनम की रेट गिवन है। ठीक है, अगर 1 साल की रेट 20% है तो 6 महीने की 10% होगी, 6 मंथ की रेट 10% होगी। तो हर 6 महीने में रुपए 10% बढ़ेंगे और 6 महीने 2 बार आ रहे हैं, यानी कि हमने चीज को 2 बार 10% बढ़ाना है। 2 बार 11/10 इंटू 11/10 करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालते। तो 2 बार अगर 11/10 हो रही है चीज, तो 100 रुपए से 121 हो जाएगी। ब्याज कितना लग रहा है, 2100 पर। ₹420। ठीक है, 420 समझ गए तुम, क्लियर है, समझ में आ गई। तो यहां पर अब एक और बात सुनो ध्यान से, कि 2 बार 6 महीने आएंगे, यानी कि कंपाउंडिंग 2 बार होएगी। तो जो मैंने आपको रेशियो बताए हैं वो एक्चुअल में साल के रेशियो नहीं है। मैंने आपको जो 2 साल का 2 ईयर का रेशियो 2:1 बताया है, वो एक्चुअल में 2 ईयर का रेशियो नहीं है, वो 2 कंपाउंडिंग का रेशियो है। 2 कंपाउंडिंग यानी कि कितनी रेट आप मर्ज कर रहे हो। 1 साल में 6 महीने 2 बार आ रहे हैं, 6 मंथ 6 मंथ, और 6 मंथ की रेट है 10%, 10% और 10%। तो ये 2 कंपाउंडिंग होएगी ना, 2 टाइम पीरियड आ गए ना, हम 2 रेट को, तो इसके ऊपर आप 2:1 लगा सकते हो। तो इसका फर्स्ट वाला ब्याज जो निकालोगे वो क्या निकालोगे, 20% मत निकाल लेना, 10% रेट है इसका, 10% 200। अब इसका 10% 20, ये आ गया 400, ये आ गया 20, 420, 420, 420। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट भाई, कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है, यानी कि 6 महीने में कंपाउंड करना है। अगर सालाना रेट 10% है तो 6 महीने की रेट 5% होएगी है। और 6 महीने कितनी बार आ रहे हैं 1.5 साल में, 3 बार आते हैं जी। तो 3 बार मुझे 5% बढ़ाना है चीज को। अब मेथड मैं कोई भी यूज कर लूँ, चाहे मैं रेशियो मेथड यूज कर लूँ, 3 बार के लिए 3 3 1 है। ठीक है, वो 3 बार के लिए नहीं है, 3 साल के लिए। क्लियर। तो अब मैं कोई भी मेथड यूज कर लूँ, तो वैसे तो 1261 1261 रुपये मुझे ब्याज याद ही है इस पर, क्योंकि 20, क्योंकि 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 21/20, और 3 बार 21/20 गुना चीज़ हो रही है, तो 9261/8000, तो 1261 ब्याज लग रहा है 8,000 पे, 8,000 पे 1261। 21 का क्यों मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, क्योंकि ये बार बार यूज होएगा अब कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, अदरवाइज इसको आप कैसे भी कर सकते हो, मैं 3 3 1 से करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे तो करके दिखाई दिया, 3 3 1। तो अब 5% निकालोगे, इसका 5% कितना होएगा 400, इसका 5% कितना होएगा 20, इसका 5% कितना होएगा 1, तो ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 1, 1261। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप।
अब की बार हमारी रेट क्या है, अब की बार रेट जो हो फ्रैक्शन में आ गई, तो ये मैंने इसलिए ली है, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है इसमें स्टार्टिंग में, बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो रेट 1/6 है, फ्रैक्शन में 1/6 है, तो ये सालाना रेट है, ये पर एनम है। तो अगर आप 6 महीने की देखोगे तो 1/6 की हाफ करो भैया, इसको डिवाइड करो, 1/12, 1/12 रेट है 6 महीने के लिए। और 6 महीने 1.5 साल में कितनी बार आएंगे जी, 3 बार आएंगे। तो हमने 3 बार 1/12 की रेट यूज करनी है। 1/12 बढ़ाना है चीज को, 1/12 बढ़ाने का मतलब है 13/12। तो 15 तक क्यूब आपको याद करने के लिए बोले थे कि नहीं? तो 12 रुपए के ऊपर 1 रुपया ब्याज लग रहा है, 12 रुपए से 13 रुपए हो जा रहा है। प्रिंसिपल अगर 12 है तो 13 रुपए हो जाता है एक साल में, सॉरी एक बार में, 6 महीने में, एक बार में 6 महीने की रेट है ना ये, तो 3 बार में ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि भैया ब्याज कितना लगेगा, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं दूसरे मेथड से अब आपको बताऊँगा। अगर मैं रेशियो वाले से बताऊँ तो इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, है, उसी से बता देते हैं, और तो बाकी में फ़ायदा नहीं है। एक तो ये समझ में आ गई बात, ठीक है जी। अब मैं रेशियो वाले से ही बता देता हूँ। 331 रेट कितनी है, रेट 1/12 है 6 महीने की, तो इसका 1/12 करोगे, ठीक है। रेशियो यूज करना मैं आपको बताना चाह रहा था। इसका 1/12 पहले लेवल का ब्याज आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 में पे नहीं जाएगा, 12 8 96, 12 8 96, ठीक है। फिर इसका अगले लेवल का ब्याज निकालना है, तो फिर से इसका 1/12 करूंगा। रेट 6 महीने की 1/12 है, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करके जो भी आएगा आप जोड़ लोगे, निकाल ही लोगे आप इतना, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट रेट जो है दैट इज 5/8, ये पूरे साल की है, तो 6 महीने की कितनी होगी, इसको मैं हाफ कर दूं, 5/16, ठीक है। एक साल के अंदर 6 महीने कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। हर 6 महीने की रेट ये है, हर 6 महीने में 5/16 हो जा रहा है रुपये। तो अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट हो रहा है 21/16, 21/16 गुना हो जा रही है वैल्यू, 2 बार 21/16 गुना होएगी, तो 441/256। तो देख लो ब्याज कितना, 11 में 6 गए 5 है, और ये कितना हो गया 3, 13 में 5 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 185/256। जो भी आप निकाल ही लोगे, 370 हो गया मेरे ख्याल, 3700, क्लियर है जी। यहाँ पर एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग देनी थी सेमी एनुअली की, दैट्स इट, इन क्वेश्चंस का यही पर्पस था। अब नेक्स्ट है जी कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर वो क्वार्टरली कंपाउंड करने लग जाए, पहले तो वो 6 महीने में कंपाउंड कर रहा था, अब अगर वो 3 महीने में कंपाउंड करने लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप समझ गए होंगे। अगर मान लो ये प्रिंसिपल है, ये 1 साल के बाद का अमाउंट है, 1 साल में चीज़ 20% बढ़ रही है, यानी कि रेट जो है वो 20% पर एनम है। अगर हम 1 साल में बढ़ाएंगे तो वैल्यू 20% बढ़ जाएगी। अगर सेमी एन्युअली करेगा तो 20 का आधा 10, हम 2 बार 10% बढ़ा देंगे 1 साल में। अब वो बोल रहा है कि मैं तो 3-3 महीने में बढ़ाऊंगा, तो अगर पूरे साल की, अगर 1 ईयर की रेट 12% है तो 3 मंथ है, यानी कि 1/4 ईयर, साल के चौथे हिस्से की रेट 5% होगी, तो वो 5% बढ़ता रहेगा हर 3 महीने में, हर 3 महीने में बढ़ता रहेगा। जो भी हमें टाइम पीरियड देख रखा है, हम देख लेंगे कि 3 महीने उसमें कितनी बार आते हैं, और हम उतनी बार 5% बढ़ाते। अभी कुछ बंदों के मन में डाउट आएगा कि 3 महीने मान लो 2 बार आए, 3 बार आए, 2.5 बार आ गए, तो वो क्वेश्चन हम आगे करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, क्लियर, बाद में करेंगे, पहले एक बार ये देखो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 फॉर 9 मंथ एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली कंपाउंड किया गया है तो भैया रेट अगर 20% पर एनम है, अगर 12 महीने की रेट 20% है, तो 3 महीने जो कि इसका 1/4 है उसकी रेट 5% होएगी। हर 3 महीने में 5% बढ़ाऊंगा, और 9 महीने के अंदर, 9 मंथ्स के अंदर कितनी बार आ जाएंगे, 3 महीने, 3 बार आ जाएंगे, तो मैं 3 बार 5% के हिसाब से मुझे ब्याज लगाना है। अब मैं किसी मेथड से निकाल लूँ,
मैं 5% की फ्रैक्शन यूज़ करूँ, 21/20, मैं परसेंटेज निकाल लूँ 5%, 5%, 5% का कंबाइन करके, ठीक है, या मैं 3-3-1 का रेशियो यूज़ करके करूँ, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में है उस मेथड से करूँ, मैं किसी से भी करूँ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 बार 5-5% का ब्याज निकालना है, ठीक है, तो मैं 3-3-1 वाले रेशियो से कर लूँ, 3-3-1 वाले से, देख लो अगर आप बोलोगे तो, है? मजाक कर रहा हूँ, आप मत बोलो चाहे करेंगे भाई। तो इसका 5% कितना है, इसका 5% है 600, 3 बार कंपाउंडिंग कर रहे हैं ना, तो 3 बार का रेशियो क्या है 331, तो 331 सबसे पहले लेवल का ब्याज, उसका 5% 600, इसका 5% कितना होएगा भाई 30 है, और इसका 5% कितना होएगा 1.5, ये हो गया 1890, 1.5, 1891.5, ठीक है। तरीका नंबर 1 रेशियो का, तरीका नंबर 2 5% की फ्रैक्शन है तो यानी कि 21/20 का क्यूब, इतने गुना हो जा रही हैं चीज़ें, 9261/8000 इतने गुना हो जा रही हैं, तो ब्याज लग रहा है 1261, तो ब्याज कितना है 1261 आउट ऑफ 8000 इंटू में 12000, ये आप निकाल ही लोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 निकल ही जाएगा। इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, 3 बार 5% की कंबाइंड परसेंटेज निकाल के भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 ईयर्स एट 20% पर एनम, अगर 1 साल की रेट 20% है तो इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अगर 12 महीने की रेट 20% है भाई साहब, तो 6 महीने की हमारी रेट जो है वो 10% हो जाएगी, ये क्लियर है? ओके जी, तो 6 महीने में हमें 10% बढ़ाना है, और 2 ईयर्स के अंदर 6 महीने कितनी बार आएंगे 4 बार आएंगे, 4 बार, तो हमें 4 बार 10% बढ़ाना है, तो 10% अगर 4 बार हो तो उसको क्लब करके क्या मिलता है 46.41%, बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ, किसका 46.4%, 10,000 का, तो 10,000 का 1% कितना है 100, 2 जीरो से 2 के बाद वाला पॉइंट गया 4641 इज द आंसर, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात। The compound interest on ₹8,000 in 2.5 years at 10% per annum compounded annually, तो अब की बार जो कंपाउंडिंग है वो एन्युअली है, हमें एन्युअली हिसाब किताब रखना है, ठीक है, हर साल हमें 10% बढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल कितने हैं, साल हैं 2.5, यानी कि पहले 1 साल, फिर अगला 1 साल, और फिर आधा साल, 2.5 साल है। पहले 1 साल में रुपया कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा, अगले 1 साल में कितना बढ़ेगा 10%, अब आगे पूरा साल तो है नहीं, आधा साल है, तो आधे साल में 5%। जब आपको पूरा वक्त ना मिले तो जितना भी वक्त मिला उसके हिसाब से देख लो कि कितने % रेट है। अगर साल का चौथा हिस्सा होता तो 10% का चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा होता तो तीसरा हिस्सा, जितना भी रेट मिला जितना भी वक्त मिला उसके हिसाब से रेट देख लो, आधा साल मिला तो आधे साल की रेट, तो वैल्यू को 3 बार बढ़ाना है 10%, 10%, 5%, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 बार का रेशियो क्या है, 2 बार का रेशियो है 2:1, 3 बार का रेशियो क्या है, 3 बार का रेशियो 3:3:1, 4 बार का रेशियो 4:6:1, तो यहां पर आप रेशियो नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ना तो ये 2 बार है ना ये 3 बार, ये 2.5 बार है, ये 2.5 साल है, या तो 2 कंपाउंडिंग पूरी हो, या 3 कंपाउंडिंग पूरी हो, या 4 कंपाउंडिंग पूरी हो, ये पूरी कंपाउंडिंग के लिए है, तो रेशियो मत लगाना है इसी जगह, और कोई भी मेथड लगा लो। सर और कौन सा मेथड लगाया, अभी लगाते हैं, सारे मेथड से करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या बताया था, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन से करते हैं। कोई चीज़ जब 10% बढ़ती है तो वो 11/10, पहले साल 10% रेट रही, अगले साल 10% रेट रही, अगला जितना भी टाइम मिला, हमें साल से मतलब नहीं है, चीज़ 5% बढ़ गई तो 21/20 गुना हो गई, तो इतनी हो गई, इतने गुना हो गई वैल्यू, देख लेते हैं। हमें निकालना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं यहीं पर हिसाब किताब कर देता हूँ। नीचे आया 2000, ऊपर यहाँ पर है 121, 21 × 21 441, 4 कैरी, 21 और 4 25, मैंने कैसे गुणा किया मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, आप करोगे 21 1 कम 21, मैं करता हूँ, अगर मुझे 2 डिजिट तक की गुणा मालूम है इजीली तो मैं 2 प्लेस ही उठा लेता हूँ। 21 × 21 क्या होता है 441। अगर आपने 2 प्लेस तक उठा लिया है तो 2 प्लेस फिल करने होते हैं,
41 मैंने फिल कर दिया, 4 कैरी आ गया, 21 एक कम 21 और 4 25। जितने प्लेस तक आप गुणा कर रहे होते हो उतने ही फिल करने होते हैं। तो ये चीज़ पता है, हमारे स्कूल में नहीं सिखाई जाती, मुझे भी नहीं सिखाई, वो ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके आ गई है। एक दिन मैं ऐसे कर रहा था, वो जीरो जब होती है तो 2 हम रख देते हैं ना, जब 0 होए तो मान लो यहाँ पर कुछ भी है 14, 14 8 112, तो ऐसे 12 रख देते हैं ना हम, 0 हो तो 2 डिजिट में, यार एक हिसाब से 2 डिजिट से गुणा हो गई। फिर मैंने इस मेथड को एनालाइज किया, फिर पता चला कि हाँ ये मामला है, फिर अंडरस्टैंडिंग उसके पीछे की पता लगी गई। 541 तो 2000 के ऊपर 2541, 541 ब्याज लगा 2000 के ऊपर, तो ये ब्याज है भाई 8000 के ऊपर कितना ब्याज लग जाएगा, 2000 का 4 गुना लग जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 5 20 और 21, 2164। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि यही मेथड है, फिलहाल हम मेथड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बेस्ट मेथड यूज करने लग जाएंगे। हमारा एम ये नहीं है कि स्टार्टिंग से हम जिस क्वेश्चन के हिसाब से जो मेथड बेस्ट है वो यूज करें, नहीं, हमारा एम है कि फाइनली मैं आपको ऐसा तैयार करूं कि आप बेस्ट मेथड यूज करने लग जाओ। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी जरूरी है। तो हमने फ्रैक्शन यूज कर ली, ठीक है जी। अब क्या कर सकते हो, आप परसेंटेज को भी क्लब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 2% तो आपको डायरेक्टली याद है, तो मैं 3 वाला फॉर्मूला भी मैं यूज नहीं करूंगा, इन 2 का तो डायरेक्टली याद है ना, तो इन 2 को मर्ज कर लेते हैं। 21 और 5 26 प्लस 21 इंटू 5 105/100 यानी कि 1.05, तो 27.05% ब्याज लगेगा। किसका भाई साहब, 8000 का, तो 8000 का 1% है ये, बस खत्म बात। 2 5 2 चौके 5, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 541 इंटू 4, वही उत्तर आ जाएगा। क्लियर? और किस मेथड से कर सकते हैं सर? और आप कर सकते हो भाई, मैन्युअली निकालते रहो। एक और मेथड मैं बताना चाह रहा हूँ, वो उतना ज़्यादा फिलहाल यूज़ करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालो कितना है, वो जीपी वाला मेथड। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होएगा, फर्स्ट ईयर का ब्याज होएगा भाई 10% निकाल रहे हैं ना हम 8000 का, तो 8000 का 10% 800। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होएगा, सेकेंड ईयर का ब्याज होएगा इससे 10% ज़्यादा, यानी कि 80 रुपये ज़्यादा, यानी कि 880। अगर थर्ड ईयर पूरा होता तो इसका ब्याज कितना होता, अगर थर्ड ईयर पूरा होता तो इसका ब्याज होता इससे 10% ज़्यादा ऐसे, लेकिन थर्ड ईयर पूरा है नहीं, थर्ड ईयर तो आधा ही है, पूरा होता तो इतना ब्याज होता, अब आधा है तो भाई आधा कर लो। तो हो जाएगा 484। थर्ड हाफ ईयर है, तीसरा जो साल है वो आधा ही, पूरे साल का ब्याज मैंने नहीं लिखा, अगर साल का तीसरा हिस्सा होता तो मैं पूरे साल का निकालता, फिर उसका 1/3 कर लेता। 4 8 और 8 16, 1 8 8 16 और 20 2164, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, पौने 2 घंटे की क्लास हो गई, तो 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं, लेट्स डू देम। मैं क्लास को बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहता कि एक स्ट्रेच में आप देख पाओ और मैं पूरी एनर्जी के साथ बना पाऊँ, है ना, दोनों बातें। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू, एक किसी सम का अमाउंट इतना हो गया एट 15% पर एनम इन 2/5 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज, तो सम कितना है। तो वो जो सम है वो मैंने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो पी रुपये है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 15% पर एनम, तो पहले साल रुपया कितना बढ़ा होगा, कंपाउंडेड कितना है, ईयरली है, सालाना रेट लगेगी, तो पहले साल 15% बढ़ा, तो 15% बढ़ा यानी कि कितने गुना हो गया, 115/100 यानी कि 23/20। अगले साल फिर से 15% बढ़ा, 23/20। अगले साल उसको पूरा साल नहीं मिल पाया, उसको 2/5 पोर्शन ही मिला साल का। एक साल के लिए रेट 15% है, तो 2/5 अगर हिस्सा है साल का तो रेट भी 2/5 होगी। तो देखो रेट 6% है, तो अगली बार जितना भी वक्त मिला उसमें 6% बढ़ पाया, यानी कि 110/100 यानी कि 53/50, 106/100। अब ये जो अमाउंट है ये इतना हो गया।
तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाला कितना शानदार रहा ये मेथड। अब इसकी काटा पीटी कर लेंगे। काटा पीटी थोड़ी सी मुश्किल है 53 से, बट बाकी मेथड से ठीक है, ये यहाँ पर ठीक सूट हो रहा है। ठीक है, काट लें अब। पचास और 2 से मिलकर ये खत्म हो गया। ठीक है, 23, 23 से कम 23, 190, 23 8 184, 6 और 5, 23 दूनी तो 195, 23 8 23 5। ठीक, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। और मैं कर क्या रहा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। अगर इसमें करूँगा तो हाँ देखो, इसमें भी मैं कर रहा हूँ। जैसे 23 8 184, 8 पर 184, तो मैं 8 की बजाय 7 लिखूंगा। और मुझे पता है 184 अगर होता, मतलब 184 से 2 कम है, तो 23 से 2 कम 21 बचेगा। पुराने वाले नंबर से 21 याद आएगा। अब आगे उठाया 8, 23 निम्न 207, बच गया कितना 11, 23 पंजे 115। ये 795 ऊपर है। अब इस 53 का भी कुछ ना कुछ गुणा ये होएगा ही। 53 एकम 53 बच गया, 9 में 3 गए 6, 7 में 5 के 2, 5 5 से 15 5 26 5 पर गया। ठीक है, इस तरफ है ये 15 है, ये 15 है, 53 हाँ ये इधर 15 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 15 इंटू 20 इंटू 10, 15 दूनी 30,000, 30,000 क्या 3,000, 15 दूनी 30, 3,000। ठीक है जी, क्लियर है। ये क्वेश्चन करो भाई। What is the compound interest on a sum of 12,600 for 1.5 year at 20% per annum if the interest is compounded half yearly? जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ, तो अगर पूरे साल की रेट 20% है तो हाफ ईयर की रेट 10% होएगी है। और टाइम है 1.5 साल, यानी कि 3 बार 6 महीने आ जाएंगे। 3 बार हमने 10% निकालना है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। रेशियो यूज़ कर लेते हैं 3 3 1, है ना। 3 बार 10%। और आप एक और तरीके से कर सकते हो, 3 बार 10% मैंने आपको बता रखा है। 10% 2 बार क्या होता है याद होना चाहिए, 21%। 10% 3 बार मैंने बताया ना, बार बार यूज होता है 10%, 33.1% है। ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सब जगह बार बार यूज होता है 10%। 10% 4 बार, अगर 4 10% के सक्सेसिव चेंज को कंबाइन करते हैं 46.41%। ठीक है, तो 3 बार 10% अगर सक्सेसिव चेंज हम कंबाइन कर रहे हैं तो ब्याज 33.1% लगेगा। किसका, इसका 1% कितना है ये, तो ये आप डायरेक्टली एग्जाम में इतना लिखोगे और फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ। अब करते हैं भैया 3 बार की बात है तो 331 का रेशियो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 बार पूरी कंपाउंडिंग है, 3 बार 6 महीने पूरे हैं तो हम यूज कर सकते हैं। 10% रेट है तो इसका 10% कितना है 1260, इसका 10% कितना है 126, इसका 10% कितना है 12.6। एक एक के बाद पॉइंट लगाते चलो, तो ये कितना हो जाएगा 3600 3780, ये हो जाएगा। अब एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है ये इसका ऐसे 10% निकाल रहे होते हैं, तो ऊपर वाला जो भी है उसकी एक जीरो हटा दो ना, नीचे वाला आ जाएगा 3 इंटू 1260, 3 इंटू 126। जब भी 10% की बात हो तो ये और ये अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये 378 12.6 एग्जैक्ट आ जाएगा इसमें। 4170.6 4171। और जब भी वो निकटतम पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, नियरेस्ट पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट मत मैच करने लग जाना। अप्रोक्सीमेट में यूनिट डिजिट क्या मैच करोगे। अब ये 4170.5 से बड़ा हुआ तो 1 आ गया, छोटा होता 0 आ जाता। और यूनिट डिजिट तो ये है 6 एक्चुअल में। यूनिट डिजिट मत मैच करना कभी भी अप्रोक्सीमेशन के अंदर। What is the compound interest on a sum of 7,200 for 2/5 years at 20% per annum? इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, अगर ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो रेट है वो 20% है, 2 साल पूरे हैं, तो यानी कि 2 बार तो 20% ब्याज लग ही रहा है। अगली बार पूरा साल नहीं है, 2/5 टाइम है, तो देख लेते हैं कितने परसेंट लगेगा।
8%। अब इसको किसी भी तरीके से कर लो, वैल्यू को 2 बार 20% बढ़ाना है और 1 बार 8% सक्सेसिवली। परसेंटेज वाले तरीके से मर्ज करके देख लो ब्याज कितना लगेगा। रेशियो वाले से कर सकते हो? नहीं कर सकते। रेशियो वाले में क्या होता है, तीनों रेट बराबर होनी जरूरी है, 10 10 10 5 5 5 ऐसे रेशियो वाले। ठीक, कंपाउंडिंग पीरियड सेम होना जरूरी है, सेम रेट होनी जरूरी है। ठीक है, तो कैसे भी कर लेंगे, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ना। ठीक है भाई, करते हैं, क्या करें, मजबूरियां करना पड़ेगा। मैं 2 मेथड से करने की सोच रहा हूँ, दोनों मेथड से आपको करके बता देता हूँ, है ना। परसेंटेज वाले से तो मैं करूँगा नहीं, तो नंबर 1 मैं फ्रैक्शन वाले से कर रहा हूँ। 6/5 इंटू 6/5 8% है, 108/100। अगर मैं 4 से काटूंगा तो 27/25, तो नीचे आ गया 625, 25 और 25। ठीक है, ये हो गया 27 × 6 = 42, 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, फिर से 6 से 6 दूनी 12, 16 × 96 और 1 97। तो ब्याज कितना लग गया भाई, 12 में 5 गए 7, 6 में 2 गए 4, 9 में 6 गए 3, 347 रुपीज़ ब्याज 625 पर, 347/625। लेकिन ये उतना मज़ेदार मेरे ख्याल नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 25 पर 25 चौके, फिर मैं 25 से मुझे काटना पड़ेगा, बट कोई नहीं। तो भाई 9 × 8, ये वैसे ऐसे कैलकुलेटिव हो गया, बट ठीक है, अभी मेरे ख्याल ये तो आप कर ही लोगे वैसे, है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, ये 25 से आप डिवाइड करोगे एंड उसके बाद कर लोगे। ये ऐसे कैलकुलेटिव हो गया फ्रैक्शन में, इतना हमें पता लग गया, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हमें पता लगे, मतलब कि आपको। तो यहाँ पर अब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम मेथड यूज़ करेंगे CI/GP में होता है वो वाला मेथड, वो काफ़ी इजी रहता है इन क्वेश्चंस के लिए। पहले साल का CI कितना होएगा, पहले साल का CI है इसका 20%, इसका 20% कितना है 1440। अगले साल का जो CI है वो होएगा इससे 20% ज़्यादा, तो इससे 20% ज़्यादा यानी कि +288। तो कितना हो गया 8, 8 और 4 12, 14 और 2 16 और 1 17। और जो थर्ड ईयर ये पूरा नहीं है, अगर थर्ड ईयर पूरा होता तो इसका CI होता 1728 × 6/5, 20% ना। इसका 8% मत निकालना, यहाँ पर बंदे इसको 8% बढ़ा देते हैं। CI जब GP में होता है तो वो GP का मतलब ये है कि वो हर एक बार 3 गुना, हर एक बार 3 गुना, हर एक बार 3 गुना हो रही है, हर एक बार सेम रेट यूज हो रही है। ये नहीं है कि 20% फिर 8%, 20% ही बढ़ाना है। लेकिन वक्त कितना था इसके पास, 2/5 था। ये पूरे साल होता तो इतना होता, 2/5 है तो इतना। क्लियर है। वैसे इसमें भी कैलकुलेटिव हो ही रहा है, बट अब क्या ही करें, एक्चुअली क्वेश्चन है यार, ऐसे तो ये इससे भी कैलकुलेटिव हो रहा है, फिर क्या हम मैन्युअली निकालेंगे, मैन्युअली ही निकालना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, चलो फिर अभी इससे कर ही लेते हैं पहले तो। 6 दूनी 12, 12 8 96, 9 12 दूनी 24 और 9 33, 3 12 7 83 और 3 87, 8 12 कम 12 और 8 20, बटे में है 25, तो 25 8 200 उतार लिया, 7 बच गया 3 उतार लिया है ना, 25 दूनी 50, तो बच गया 236, 25 में 225 पॉइंट समथिंग, उनको इग्नोर करो और इन सबको जोड़ दो। 9 और 8 17, 1 4 और 4 8 और 1 9, 8 और 4 12 और 7 19, 1 3997, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब मज़ा नहीं आया, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो एक्चुअल में कैलकुलेटिव होते हैं, किसी भी मेथड से कर लो, तो ये भी नहीं सोचना कि ये मेथड हमें कैसे स्ट्राइक होएगा। हो सकता है अब हम मैन्युअली इसको 1 साल का करें तो ये इजीली हो जाए, बट कई बार क्वेश्चन होते हैं जो होते हैं कैलकुलेटिव, वो टाइम ले लेंगे आपका। एग्जाम में हमें रिसर्च करने का वक्त नहीं होता ना, बट हमने करना क्या है कि 95% क्वेश्चंस हमें देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये इस मेथड से होएगा, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद। क्लियर, आगे बढ़ जाए। तो भैया आगे कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं आपसे मिलता हूँ। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया है मेथड्स को समझने में, मेथड आपस में मिल रहे हैं क्योंकि मैंने कई मेथड बता दिए हैं,
इसी लेक्चर को एक बार फिर से देख लो, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाए तो भी टेंशन मत लो, फिर आगे बढ़ जाओ, कंसेप्ट लेक्चर 2 देखो, 3 देखो, जब पूरा एक बार इंटरेस्ट से आप गुजर जाओगे फिर आपको समझ में आ जाएंगे। ये तो शुरुआत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कंसेप्चुअल तरीके से मैं आपको ये करवाने वाला हूँ, और वही मैंने शुरुआत की है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगने के चांसेस हैं। ओके।